राम राम भाई सबको। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की, ठीक है। तो आज उसी को आगे बढ़ा लेते हैं। अभी मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बेसिकली यूज क्या है, कब लगाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर एक एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम पर्सन या थिंग है, एक्शन को करने वाला और जिस पर वो एक्शन हो गया वो एक ही है, तो जो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है या कह लो उस एक्शन का जो रिसीवर है उसे रिफ्लेक्सिव मोड में लिख देंगे, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं। इन सब में अब पहले से हिंट आपको पता ही कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चल रहा है, तो रिफ्लेक्सिव का ही एरर है। आप इन सारे सेंटेंसेस को एक एक शब्द ब्रेक कर दो, ठीक। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो ब्रेक करने वाला मेथड है ना मेरे भाई, बच्चे कहते हैं कि सर पेपर में इतना कहाँ टाइम होता है ब्रेक करने का। बात आपकी एकदम सही है, पेपर में आप भी ब्रेक नहीं करोगे, लेकिन ये जो ब्रेक करना होता है ये चीज़ों को समझने में मदद करता है कि आखिर ये लगा तो क्यों लगा। और चीज़ें अगर आपने समझ के कर रखी होंगी सारी, तो पेपर में उनके याद रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक करोगे आप भी, जैसे बाकी जनता करती है आप भी वैसे ही करोगे। आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर चुके होगे, आपको पता होगा कि हाँ भाई ये वर्ब आई तो इसके साथ वो वाले रूल आते हैं शायद, है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट आता है इसके साथ, तो इस पे ये एरर होना है। वो तो चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, लेकिन वो जो रूल है वो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद कैसे रहेंगे? वो याद रहेंगे जब आपने उनको समझ के कर रखा होगा। समझ में आ गई इतनी बात? तो उसी के लिए ब्रेक करने वाला तरीका अपने को जरूरी है। अभी अपना चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चले, चाहे एडजेक्टिव पढ़ेंगे, चाहे वर्ब पढ़ेंगे, चाहे एडवर्ब पढ़ेंगे, हर चैप्टर में काम क्या करेंगे, जो सेंटेंस बोर्ड पे आएगा उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। बोर्ड से साइड हो रहा हूं, पहला अटेम्प्ट आप करेंगे। जैसे ही आप वीडियो को वापसी प्ले करेंगे मैं आपके साथ मिलूंगा, ठीक। फिर बता रहा हूं मेरे भाई, कोर्स का बेनिफिट लेना है तो जैसे बता रहा हूं वैसे करना है, बिल्कुल बड़े भाई की सलाह माननी है, ठीक। नहीं आगे छेतूंगा देखना, ठीक है। तो इसको फटाफट से वीडियो पॉज करो और ब्रेक करो। बोर्ड से साइड हो रहा हूं मैं, जैसे ही प्ले करोगे वापस मिलता हूं। चलो मेरे भाई, अब आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है। द कैमल अडाप्ट्स इट टू द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट। आ जाओ अब। कैमल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अडाप्ट्स वर्ब हो गया। इट ऑब्जेक्ट हो गया। अब बार बार वो सब बातें तो ना बोलूं ना, कैमल नाउन है, टाइप कॉमन है, वो सब बातें तो छोड़ दूं ना। अब कैमल सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, ये सब बातें बोलने की जरूरत नहीं है ना, समझ गए होगे मुझे लग रहा है। टू प्रिपोजिशन है, क्लाइमेट इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। देखो जो ए एंड दा होते हैं ना, मैं इनको कभी लिखता नहीं हूँ। मैं मान के चलता हूँ कम से कम बच्चे को इतना तो आ गया होगा कि ए एंड दा आर्टिकल होते हैं। अब तो बहुत दिन हो गए हमें साथ में। ऑफ क्या है? प्रिपोजिशन है। और ये डेजर्ट क्या है? इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहां तक कोई दिक्कत? तो द कैमल अडाप्ट्स इट टू द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? क्योंकि जब तक देखो मीनिंग नहीं पता होगा ना, तब तक ग्रामर आपके कोई काम की नहीं है। समझ में आई बात? इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? अडाप्ट का मीनिंग क्या होता है? गोद लेना। अडाप्ट का क्या मीनिंग होता है? गोद लेना। सुन रखा होगा ना। देखो, ये बेसिकली तीन वर्ब है। वर्ब नहीं है, दो ही इसमें से वर्ब है। एक है अडाप्ट, ADAPT, अडाप्ट। ठीक, ए है ADOPT और एक है ADEPT। ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। अब समझना, इन तीनों के मीनिंग याद रह जाएंगे। अडाप्ट का मतलब होता है ढालना। अडाप्ट का क्या मीनिंग होता है? ढालना। मान लो भी आप किसी नई जगह पे जाते हो, तो शुरुआत में टाइम लगती है ना अपने आप को एडजस्ट करने में। बाद में आप अपने मतलब उस चीज़ के अकॉर्डिंग, उस वेदर के अकॉर्डिंग, उस जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हो, तो वो वर्ब हो गई अडाप्ट। अडोप्ट होता है गोद लेना। कोई बच्चा गोद ले लिया तो अडोप्ट हो गया। अडेप्ट एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है निपुण, किसी कार्य को करने में कुशल, जिसके पास कोई एबिलिटी हो, कोई स्किल हो। फिर से बता देता हूं, अडाप्ट माने ढालना, अडोप्ट माने गोद लेना, अडेप्ट माने किसी काम में कुशल, निपुण। ये दोनों वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। याद रह जाएगी इतनी बात। जब आप अगली बार ये वीडियो पॉज करके लिखेंगे ना, तो इनके साइडों पे इनकी हिंदी भी लिख लेना। अभी मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो स्क्रीन से बाहर चली जाएगी और अभी मेरे पास यहाँ पे जगह भी नहीं है। कहोगे तो यहाँ लिख दूंगा, बाकी मुझे लगता है इतना तो देखो याद रहना चाहिए, है ना। इतनी की याददाश्त तो अपनी होनी चाहिए। अडाप्ट माने ढालना, अडॉप्ट माने गोद लेना, अडेप्ट माने निपुण या स्किलफुल। क्लियर है? आ जाओ इस पे। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ? यहाँ पे लगा हुआ अडाप्ट। अब मुझे बताओ कि कैमल जो है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? कैमल ढालता है खुद, कैमल ढालता है, कैमल ढालता है
डेजर्ट के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एक बात बताओ, ढालेगा किसको, ढालेगा किसको, ढालने वाला कौन है, कैमल है, तो हमें पता चल गया। एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है, जो डूअर होता है, डूअर ये रहा, ठीक। अब ढालने वाला तो कैमल है, मुझे पता चल गया। ढालेगा किसको, क्या एक इंसान किसी और को ढाल सकता है क्या, समझ रहे हो। कैमल है, मान लो ये कैमल है, अब ये ऐसा तो होगा नहीं कि हाँ जंगल में क्लास ले रहा है, भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे, तुम्हें ढालना सिखाएंगे ढालना सिखाएंगे। रेगिस्तान के क्लाइम, मैं बहुत पुराना हूँ यार, यहाँ तुम्हें ढालना सिखाऊंगा कल से, ये काम होगा क्या। ढालने वाला भी कैमल और ढलने वाला भी कैमल, डूअर भी कैमल और रिसीवर भी कैमल। इतनी बात आ गई समझ में। यदि किसी एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम हो जाए, यदि किसी एक्शन का कर्ता और जिस पर वो कार्य किया गया वो एक ही पर्सन या थिंग हो, तो हम क्या कर देते हैं, उस एक्शन के रिसीवर को, या कह सकते हैं उस वर्ब के ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्सिव केस में लिख दिया करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। लो जी, इसको मैंने काट के क्या कर दिया, रिफ्लेक्सिव में कर दिया, इसको मैंने लिख दिया इटसेल्फ। क्लियर हो गया। एनिमल है, एनिमल के लिए इट आता है, उसका रिफ्लेक्सिव केस लिख दिया इटसेल्फ। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, कैमल ढालता है खुद को डेजर्ट के क्लाइमेट के अनुसार। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो जी नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाए। आई सब्जेक्ट हो गया, कैन हेल्पिंग वर्ब हो गया, मॉडल है, ये नॉट क्या हो गया, ये नॉट हो गया एडवर्ब। ये नॉट क्या होता है, ये नॉट एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को नेगेटिव कर देता है। शायद इसकी पहले ही बात हो चुकी है, देखो जहाँ तक मुझे याद है पहले मैं किसी लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी दोबारा सुन लो। राहुल इज स्टडिंग, राहुल इज नॉट स्टडिंग। राहुल पढ़ रहा है, राहुल नहीं पढ़ रहा है। नॉट ने किसको मॉडिफाई किया, वर्ब को। जो वर्ब को मॉडिफाई करे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। अब जो वर्ब का टाइम बताए वो कहलाती है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब जो वर्ब का प्लेस बताए कहलाती है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये वर्ब को नेगेटिव कर रहा था, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ नेगेशन। लो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कहीं, इसको अलग से ना ऊपर लिख देता हूँ। नॉट क्या होता है जी आपका, नॉट होता है एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब तो तुम्हें याद रह ही जाएगा, नेगेशन वर्ड लिख देता हूँ, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। इतनी बात हो गई क्लियर। नॉट क्या होता है, नॉट हो जाता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्लियर। क्यों, क्योंकि ये वर्ब को नेगेटिव कर रहा है, तो मॉडिफाई वर्ब को कर रहा है तो एडवर्ब हो गया। अब ये किस टाइप का एडवर्ब है, नेगेटिव करने वाला वर्ड एडवर्ब है, तो इसको कह देंगे एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। डेंजर क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। फॉर क्या हो गया, प्रीपोजिशन है। यू क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एज क्या है, एज कंजंक्शन है, ठीक है। आई क्या है, कैसे पता चला भैया एज कंजंक्शन है, क्योंकि दो क्लॉज आ रहे हैं सर, दो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब के पेयर आ गए तो दो क्लॉज हो गए, और दो क्लॉज को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन। तो ऐसा वर्ड जो दो क्लॉज को ज्वाइन कर दे क्या हो गया, कंजंक्शन। लूजी हो गया कंजंक्शन। आई सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब है, और ये यू इसका ऑब्जेक्ट है। और ये हार्डली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। हार्डली वर्ड पहले मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार ध्यान हो तो। हार्डली का मतलब क्या होता है, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। हार्डली क्या होता है, ना के बराबर। उस दिन भी बताया था, देखो हार्डली एक ऐसी एडवर्ब है जो वर्ब से पहले आती है, इसका हार्ड से कोई लेना देना नहीं है। हार्ड का मतलब होता है मेहनत से, लगन से, जब वो एडवर्ब हो, लेकिन हार्डली जब एडवर्ब हो इसका मतलब होता है ना के बराबर, ठीक। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला, पढ़ना एक बार जरा दोबारा से। आई कांट पुट मी इन डेंजर फॉर यू। मैं डेंजर में नहीं डाल सकता, मैं खतरे में नहीं डाल सकता, किसको, मी को, यानी खुद को ही, है ना। किसके लिए, तुम्हारे लिए। क्यों, एज माने क्या होता है, क्योंकि। एज जब कंजंक्शन होता है इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि। क्योंकि आई हार्डली नो यू, क्योंकि मैं तुम्हें ना के बराबर जानता हूं। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता क्योंकि मैं तुम्हें ना के बराबर जानता हूं, ठीक है। अब खतरे में ना डालेगा कौन, ठीक है। अभी एक बार के लिए मान लो, चलो ये नोट ना भी लगाओ, मान लो ये नोट ना भी लगाओ, मैं अपने आप को खतरे में डालूंगा क्योंकि तू मेरा भाई है, ये मीनिंग हो। चलो, आई कैन पुट मी इन डेंजर फॉर यू बिकॉज यू आर माई ब्रदर, ऐसे लिखा होता है। तो खतरे में डालने वाला कौन, आई, और डालने वाला भी कौन, वो भी आई। डूअर भी यही और रिसीवर भी यही, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता कि नहीं आ जाता। अब बस इतना ही तो हुआ है कि नॉट, तो ना डालने वाला भी आई, खतरे में नहीं डालूंगा खुद को, ना डालने वाला भी आई, और खतरे में ना डाला जाने वाला भी कौन, वो भी आई। समझे आप, बस वर्ब नेगेटिव हो गई है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्शन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका डूअर कौन है, वही सेम पर्सन है। तो डूअर भी यही, रिसीवर भी यही, पुट वर्ब का सब्जेक्ट भी यही और ऑब्जेक्ट भी यही। समझ में आया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन है, डूअर रिसीवर एक ही पर्सन है, तो इसका मतलब क्या हो गया,
इस वर्ब के ऑब्जेक्ट को या कह लो इस एक्शन के रिसीवर को हम रिफ्लेक्सिव फॉर्म में लिख देंगे, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे इसके लिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, आई का रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या है, माई सेल्फ। क्लियर होगी इतनी बात। अब इस सेंटेंस पे आ जाओ। पुट क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे वर्ब हुआ तो एक बात क्लिक होगी फटाफट, ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत वर्ब की बेस फॉर्म से हो जाए क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत वर्ब की बेस फॉर्म से हो जाए क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसी कोई वर्ब हो नहीं सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो, तो ऑब्वियसली इसका सब्जेक्ट तो है। और ये सेंटेंस क्या काम आते हैं, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट करने के। ठीक, अब इस सेंटेंस का, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया, अंडरस्टूड हो गया, यू। मैं यहाँ पे साइड पे लिख भी देता हूँ, ये वर्ब हो गई और इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट अंडरस्टूड है यू, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने ऊपर इसके। ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। क्लियर। और ये वाला यू क्या होगा, ये वर्ब के बाद लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। ये प्लेस क्या है, इस प्रीपोजिशन का एक वर्ड छूट गया यार, यहाँ पे ना यार इन माई प्लेस आना था, मेरे स्थान पर, सॉरी। ठीक है, वो लिखने में छूट गया, इन माई प्लेस। ये माई क्या बनेगा, ये बनेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। पुट यू इन माई प्लेस, इन प्रीपोजिशन है, प्लेस इसका ऑब्जेक्ट है और ये माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। ये देन क्या हो गया, ये बनेगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, ये आपको ना बहुत बार ये जो वो दो वर्ड है ना, एंड देन, एंड सो, ये इकट्ठे लिखे हुए मिलेंगे। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बेसिकली ये दोनों आपको बहुत बार इकट्ठे हुए लिखे हुए मिलेंगे, एंड देन, एंड सो। जब कंजंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसकी भी बात करेंगे। ये बेसिकली इकट्ठा एक कंजंक्शन सा ही बना देता है, एंड देन, एंड सो। दिखने में ऐसा लगता है कि शायद दो कंजंक्शन आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एंड और देन अलग अलग कंजंक्शन नहीं है, ये एक ही है, ये पेयर ही है। एंड देन, एंड सो, इनको साथ लिखना सही होता है। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब है पुट यू इन माई प्लेस, खुद को मेरी जगह रखो, और तब तुम समझोगे, ऐसा। और तब, ये बेसिकली दोनों एक ही साथ हैं। ठीक है, एंड देन, एंड सो, ये साथ में लिखना सही होता है। काफियों को ऐसा लगेगा कि सर एंड कंजंक्शन अलग है, सो कंजंक्शन अलग है, दोनों साथ में कैसी आ गई भाई, एंड देन, एंड सो। उसमें देन और सो जो होते हैं एडवर्ब बन जाते हैं, इसलिए इन दोनों को साथ में लिखना सही हो जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो, यू क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। कैन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ये सब क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। मॉडल क्या काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो अंडरस्टैंड क्या हो गया, अंडरस्टैंड हो गया आपका मेन वर्ब। अंडरस्टैंड व्हाट, प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये माई क्या हो गया, प्रॉब्लम से पोजेशन बनाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, पुट यू इन माई प्लेस, रखो, किसको रखो, खुद को। रखो किसको, यू को। और डूअर भी यू है और रिसीवर भी यू है, रखने वाला भी यू है और रखा जाने वाला भी यू है, इसलिए कह रहा हूं खुद को। रखो खुद को मेरी जगह पर, इन माई प्लेस। एंड, और तब यू कैन अंडरस्टैंड, तब तुम समझ पाओगे। कैन दिखाता है एबिलिटी को, और तब तुम समझ पाओगे मेरी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, मान लो मैं किसी को कह रहा हूँ भाई यार ये तेरे को नहीं, मतलब लगता है ना जैसे लोगों को भी, यार ये तो भाई पढ़ा वढ़ा रहे हैं, इनके तो ऑनलाइन कोर्स आते हैं, करोड़ों छाप रहे होंगे ये तो। लोगों की मतलब जनरल मेंटेलिटी होती है, ऐसा देख के उनको लगता है कि हाँ यार यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं इस आदमी के, तो ऑनलाइन कोर्स भी ये ला रहा है और ये है वो है। लेकिन चीज़ें जितनी बाहर से लुभावनी दिखती है ना, उतनी लुभावनी होती नहीं है। ठीक है, रियलिटी कुछ और होती है। जितना लोग सोचते हैं कि अर्न करते हैं हम लोग, उतना अर्न कर नहीं पाते। ठीक, एक्सपेक्टेशन मतलब लोगों के जो गैस होते हैं वो कम से कम 10-20 गुना ऊपर होते हैं। चलो जो भी है, अब मैं, कोई मेरे को कह रहा है यार तुम्हें करना ही क्या होता है, क्या करना होता है तुम्हें, उठते हो वही सेम रटा रटाया तुम्हारा सिलेबस है, वही तुम जाके गाते हो। मैं क्या, देख भाई तेरे को बताऊं, 2012 में जो मैं पढ़ा रहा था, क्या वो 2018 में भी पढ़ा रहा हूँ? अगर मैं वही 2012 वाला ही पढ़ा रहा होता ना, तो अब तक बच्चों ने लात मार के भगा दिया होता, ये क्या टीचर है, ये तो कंटेंट चेंज ही नहीं करता। हर एक बैच में कंटेंट रिफ्रेश हो जाता है, करना पड़ता है, करना भी पड़ेगा आपको। अगर आपके उसी बैच में पिछले वाला बच्चा रिवाइज करने आ गया और आपको नया आपने कुछ नहीं दिया, तो वो तो बोर होकर उठ के चला जाएगा। हर क्लास में पिछली बार शायद जब मैंने क्लास पढ़ाई तो उसके अंदर ये वाला सेंटेंस मैंने नहीं कराया था, ये एंड देन कंजंक्शन मैंने साथ में लगाई ही नहीं, इसमें नया कॉन्सेप्ट दे दिया। तो हर रोज कंटेंट रिफ्रेश होता है, ठीक, और करना भी पड़ता है। और कुछ एग्जाम करवा देता है, एग्जाम जैसे ही आता है तो उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट रिफ्रेश करना पड़ता है। तो फिर मैं उसको क्या कराऊँ, भाई देख दिन में क्लास लेना, सारा दिन गला खराब करना,
साथ में ही अपना कंटेंट पे भी मेहनत करनी पड़ती है, हर रोज़ नया करना पड़ता है। अब जैसे कोर्स लेने वाले टाइम की बात थी तो बच्चे कह रहे थे सर एक बात बताओ, आपका ये कोर्स एक बार ले लेंगे तो ज़िंदगी में कभी किसी का दोबारा कोर्स नहीं लेना पड़ेगा क्या? मैंने कहा भाई देख, वो तेरे ऊपर डिपेंडेंट है, एग्ज़ाम की जो ज़रूरत है वो इससे पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम कहीं भी सर आप 2 साल बाद भी यही चीज़ पढ़ाते रहोगे क्या? तो ना भाई, हर रोज़ नया करता हूँ मैं तो। अब पिछले ही लेक्चर में कुछ नई चीज़ सीख ली मैंने, तो फिर मैं नई अगली चीज़ पढ़ाने लग जाऊँगा। आज ही क्लास के अंदर पढ़ा के आऊँ एक नई चीज़, ठीक है? तो हर रोज़ नया कंटेंट आता है। तो वो मान लो मुझे कह रहा है तुझे करना क्या होता है, रटा रटाया कंटेंट है वही तूने बोलना होता है, सुबह जाता है आता है नोट छाप के आ जाता है। तो मैं कह रहा हूँ भाई इतना आसान नहीं है, 8-8 10-10 घंटे खड़े रहना, चिल्लाना, जितना तुम्हें आसान दिखता है उतना आसानी होता नहीं है, ठीक है? और जैसा तुम्हें लगता है कि इनको एक बार याद हो गया, मेहनत नहीं करनी पड़ती, हर रोज़ कंटेंट नया होता है हमारा। तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पुट यू इन माई प्लेस, मेरी जगह रख के देख खुद को, ठीक है? तब तू समझ पाएगा मेरी दिक्कतें। तो ये क्या हो गया, रखने वाला कौन है? वो जो बंदा मुझे बोल रहा था वो मेरा लिसनर यू, और रखा जाने वाला भी कौन है? वो भी यू ही है। डूअर भी यही और रिसीवर भी यही, डूअर भी यही और रिसीवर भी यही। तो इसका मतलब क्या है, आपको इसकी जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। अब यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। ये माई को ना मैं बेसिकली यहाँ लिख ही देता हूँ, वरना वो लिखने की जगह नहीं बचेगी। मैं जो वो माई छूट गया था ना उसको यहीं लिख देता हूँ, देखो माई प्लेस, ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये माई हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है? और ये यू कट के क्या लिखना पड़ेगा आपको, या तो आप यहाँ लिखिए योर सेल्फ अगर एक की बात करनी है, और ज़्यादा की बात करनी है तो आप यहाँ पे लिखिए योर सेल्व्स। समझ में आ गई इतनी बात? किसी एक, देखो यू जो प्रोनाउन होता है ना ये एक के लिए भी लग सकता है और एक से ज़्यादा के लिए भी लग सकता है। अब मान लो मैं किसी एक बंदे को कहूँ खुद को मेरी जगह रख, और पूरी क्लास बैठी है, पूरी क्लास को कराऊँ खुद को मेरी जगह रख के देखो तुम सारे, फिर तुम्हें पता चले। तो उसके लिए भी सिंगल के लिए भी यू है और प्लूरल के लिए भी यू है। तो बेसिकली ये यू जो है इसका जो रेफरेंस होता है ये एक बंदे का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा का भी हो सकता है। अगर आप एक बंदे के लिए लगाओ तो योर सेल्फ, एक से ज़्यादा के लिए लगाओ तो योर सेल्फ। अब अगर आपको सेंटेंस में कोई ऐसा हिंट ना दे रखा हो कि ये एक से ज़्यादा पे अप्लीकेबल है तो आप इसको प्रेफर कर लिया करो, ठीक है? ध्यान रखना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, ये 100% सही है। बस मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर दोनों ही चीज़ें ऑप्शन में आ जाएं, पहली बात तो ऐसा कभी होगा नहीं। एग्जामिनर का काम होता है आपकी नॉलेज को टेस्ट करना, ना कि आपके मजे लेना। दोनों ग्रामेटिकली 100% ठीक है, मीनिंग वाइज भी दोनों 100% ठीक है। बस बात ये कि अगर दोनों आ जाएं, ज़बरदस्ती करे कोई दोनों ही आ जाएं, तो भाई सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा हिंट नहीं है जिससे हमें पता चले कि एक से ज़्यादा लोगों को ये बात बोली जा रही है। तो हम मान के चलेंगे एक को ही बोली जा रही है तो हम इसको प्रेफर कर लेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो फिर से समझ लो अभी तक जो पढ़ा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या है, इस बात को बताना कि जो डूअर है एक्शन का और जो रिसीवर है वो एक ही पर्सन है। ढालने वाला भी कैमल, ढलने वाला भी कैमल। ये डेंजर में खुद को ना डालने वाला भी आई और ना डाले जाने वाला भी आई ही है, ठीक है? अब पुट करने वाला यानी रखने वाला, खुद को मेरी जगह रखने वाला भी यू और रखा जाने वाला भी यू। अगर किसी एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम हो जाता है, अगर किसी एक्शन का कर्ता और जिस पर वह कार्य किया जा रहा है वो एक ही पर्सन या थिंग है, तो उस एक्शन के रिसीवर को या कह लो उस वर्ब के ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्सिव केस में लिख दिया जाता है। याद रह जाएगी इतनी बात? चलो अभी सेंटेंस पे आ जाओ। इसको ब्रेक कर दूं। इज क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और बी की फॉर्म यदि मेन वर्ब का काम कर दे तो फिर उसे क्या कह देते हैं, लिंकिंग वर्ब कह देते हैं। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखे जाते हैं भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये किसी का नाम है ना, ये नाम है, मेरा ही नाम है, किसी का क्या, मेरा ही नाम है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप प्रॉपर हो गया, काम कर दिया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। और मैं सब्जेक्ट किसे बनाना चाह रहा हूँ, सब्जेक्ट किसको बनाना चाह रहा हूँ, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, ये माई सेल्फ को क्या बनाना चाह रहा हूँ, सब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। अब एक चीज़ समझो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लगते हैं, जब एक एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम हो। कब लगते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब एक एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो। मुझे एक छोटी सी बात बताना, लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन होता है, लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन होता है क्या? एक्शन ही नहीं होता। अगर एक्शन ही नहीं होता तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का तो सवाल ही पैदा नहीं है। होता क्या ना, हम ज़्यादा अंग्रेज बनने के चक्कर में किसी को फ़ोन किया, हु इज़ दिस, कौन है भाई, माई सेल्फ रोहन भटनागर, ठीक है? ऐसे करते हैं हम ज़्यादा अंग्रेज बनने के चक्कर में। कोई थोड़े से कम अंग्रेज बनते हैं, माई सेल्फ इज़ वर्ब और लगा देगा उसमें, ठीक है? कोई तो बिना वर्ब के बोलेंगे माई सेल्फ रोहन भटनागर, एक प्रोनाउन एक नाउन साथ में, लो जी हम हो गए अंग्रेज। तो समझना, आप जब इंटरव्यू वगैरह की कोचिंग लेने जाओगे ना तब भी आपको पढ़ाया जाएगा कि कभी भी माई सेल्फ से सेंटेंस की शुरुआत ना किया करो। क्यों ना किया करो?
इसलिए ना किया करो, क्योंकि अगर आप उससे शुरुआत करोगे तो आप ऑब्वियसली उसको सब्जेक्ट बना रहे हो, और ये माई सेल्फ सब्जेक्ट हो नहीं सकता। ये तो क्या होता है, ये तो ऑब्जेक्ट बनता है। समझ में आ, देखा नहीं, ऑब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट बना, बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि एक्शन का डूअर रिसीवर सेम है, तो आप उस एक्शन के रिसीवर को या वर्ब के ऑब्जेक्ट को ही तो रिफ्लेक्सिव केस में लिखते हो। अब यहाँ पे डूअर रिसीवर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो बहुत ही दूर की बात है, अगर एक्शन ही नहीं हो रहा तो इसके अंदर तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही नहीं, तो ये सरासर गलत हो गया। तो सर फिर करें क्या, ये गलत क्यों हुआ, समझ में आया कि नहीं आया भाई? देखो, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है तो एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है तो डूअर रिसीवर सेम होना तो बहुत दूर की बात है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन भी याद हो तो वो क्या थी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा अगर एक एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो। लिखवाया मैंने शायद ऐसे होगा, अगर एक एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो तो ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्सिव केस में लिख दो। बात एक ही है, एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का। यहाँ तो क्या बना रखा है इसको, सब्जेक्ट, ऐसे कह लो चाहे ऐसे गलत है, ठीक है। तो फिर इसको लिखें क्या, इसको भाई लिखो सिंपल, ज़्यादा अंग्रेज मत बनो, बिल्कुल सिंपल लिखो। या तो ऐसा लिखो, आई एम अमन वशिष्ठ, ठीक। या फिर क्या लिख दो, माई नेम इज, या फिर आप क्या लिख सकते हो, माई नेम इज अमन वशिष्ठ, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख दो। अब ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है अपनी क्लास के अंदर जो ये कह रहा हो भी सर ये ए वी कैसे हो गया, हम तो समझे ना पाए, ऐसा तो कोई नहीं है ना मेरे भाई। तो समझना, ये अमन वशिष्ठ यार कहोगे तो देखो लिख भी देता हूँ, कहीं तुम सोचो देखो कितने नहीं ठल्ला हो रहा, पूरा लिख भी नहीं रहा। चलो समझ जाना, इसमें नेम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, माई क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, इज क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और ये अमन वशिष्ठ क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। स्ट्रक्चर भी सही, मीनिंग भी सही। इसमें क्या हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, एम मेन वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर है इतनी बात? तो ये था अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब एक और प्रोनाउन होता है जो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा लिखता है, उसको बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। आप इसको सारे को नोट कर लो, फिर मैं उस कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ मिलता हूँ, ठीक है जी। इस सारे को बढ़िया से नोट कर लो, एक बार बोर्ड से साइड हो रहा हूँ। आ जाओ अब इसको समझ लेते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन को, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो कि एम्फेटिक प्रोनाउन है क्या। इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज दैट द एक्शन वाज डन बाय द सब्जेक्ट हिमसेल्फ। ये इस बात पर एम्फोसिस डालने के काम आता है कि जो एक्शन है, जो कार्य है, वो सब्जेक्ट ने खुद किया है, ठीक। इसको हम समझेंगे देखो एक एग्जांपल से। इसका जो एरर आता है ना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ आता है, मतलब रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक वर्सेस एरर आता है। जैसे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि पजेसिव प्रोनाउन कहाँ लगाना और पजेसिव एडजेक्टिव कहाँ लगाना है, इस बेस पे एरर आता है। ऐसे रिफ्लेक्सिव का एरर आता है, मतलब एम्फेटिक का एरर आता है रिफ्लेक्सिव के साथ, मतलब जहाँ रिफ्लेक्सिव की जरूरत है वहाँ एम्फेटिक लगा देगा, जहाँ एम्फेटिक की जरूरत है वहाँ रिफ्लेक्सिव लगा देगा। समझना क्यों होता है ऐसा, एरर उसके साथ ही क्यों आता है, क्योंकि ये देखो बिल्कुल सेम यही चार्ट था, यही चार्ट हमने रिफ्लेक्सिव में पढ़ा था, यही सेम सब्जेक्टिव केस, यही ऑब्जेक्टिव केस, और उनका ये रिफ्लेक्सिव केस था। बस यहाँ पे उस टाइम पे मैंने लिखा था रिफ्लेक्सिव केस, और आज मैंने क्या लिख दिया, एम्फेटिक केस। कोई स्पेलिंग चेंज नहीं है, 1% का भी चेंज नहीं है कहीं भी। इसलिए एम्फेटिक की भी स्पेलिंग वही होती हैं जो रिफ्लेक्सिव की होती हैं, बस इसका यूज अलग है, इसकी पोजीशन अलग है। हल्के फुल्के जो इनमें चेंजेस है वो तो बताऊंगा ही, अभी के लिए क्या समझे, देखो हर चीज का लॉजिक है। आखिर आखिर माई माइन में क्यों एरर आता है, बच्चा कंफ्यूज होता है उस चीज में। इट वर्सेस इट अपोस्ट्रोफी एस वाला और बिना अपोस्ट्रोफी एस वाला, उसी में क्या एरर आता है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, बोल के देखेगा तो फंसेगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। हिज पे एरर क्यों आया भाई, वो लास्ट वाला जो एरर कराया क्लास में, हिज पे क्यों आया वो, क्योंकि हिज का पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के सेम है, बच्चा होगा उसमें कंफ्यूज, तो पूछी वो चीज आएगी ना जिसमें आपको कंफ्यूजन हो। तो इसीलिए समझना ये जो वर्ड्स हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी काम कर देते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन का भी काम कर देते हैं। क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट? चलो जी आ जाओ। इन 3 सेंटेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लगाते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन कब लगाते हैं। इन 2 सेंटेंसेस को देखो जरा। आई सब्जेक्ट हो गया, सॉ वर्ब हो गया, और माई सेल्फ इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है मुझे बता दो। आई सॉ माई सेल्फ, इसका मीनिंग क्या है, मैंने खुद को देखा, मैंने खुद को देखा, देखने वाला भी मैं और दिखने वाला भी मैं। शीशे में देख लिया, मान लो आगे शीशा, मैंने खुद को देखा, अब मैं शीशे के आगे खड़ा हो जाऊं, मैं ही देखने वाला और मैं ही दिखने वाला। अगर एक एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो तब तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। अब जरा एक बार इस सेंटेंस का मीनिंग सोचने की कोशिश करो। आई माई सेल्फ सॉ यू, आई माई सेल्फ सॉ यू, इसका मीनिंग क्या होगा,
बताओ। देखो इसके अंदर देखने और दिखने वाला तो एक नहीं है, ये तो बेसिक सी बात है कि देखने वाला आई है और दिखने वाला कौन है, यू है। देखने वाला आई है और दिखने वाला यू है। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव तो किसी कीमत पे नहीं आ सकता। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब लगाते हैं जब एक एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम हो। अगर एक एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो तब लगाते हैं हम रिफ्लेक्सिव। अभी के लिए क्या यहाँ रिफ्लेक्सिव लग सकता है, जब देखने वाला आई है और दिखने वाला यू है तो यहाँ रिफ्लेक्सिव आ सकता है, तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। तो हमने एक बेसिक सा डिफरेंस समझा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर तो डूअर और रिसीवर सेम होते हैं, डी इक्वल टू आर, डूअर रिसीवर सेम होते हैं। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर ये डूअर और रिसीवर अलग अलग होंगे, ये डूअर और रिसीवर एक नहीं होंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। अब तो आखिरी सेंटेंस का मतलब क्या है, अब ये जो माई सेल्फ लिखा आखिरी ये काम क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है भाई एम्फोसिस डालने का। ये सिर्फ इस बात को दबाव डालना चाहता है कि मैंने खुद देखा तुम्हें, मैंने खुद देखा तुम्हें। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखो दोनों का अगर काम समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कब कौन सा लगाना है और इसी पे एरर आना है। सेंटेंस दिया होगा, रिफ्लेक्सिव लगा होगा, एम्फेटिक लगाना होगा, एम्फेटिक दिया होगा, रिफ्लेक्सिव लगाना होगा, और हो सकता है नो एरर भी हो। अब पता कैसे चलेगा, स्पेलिंग तो सेम है। पता ऐसे चलेगा कि पहले आप उस सेंटेंस का मीनिंग निकालोगे। जब आप उस सेंटेंस का मीनिंग निकालोगे कि हाँ इसमें कहना ये है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पुट कर देंगे। अगर हम दोनों का यूसेज जानते ही तो हैं, समझना। अब एक एग्जांपल से समझो, अगर एक्शन का डूअर रिसीवर सेम है, मैंने खुद को देखा, मैंने खुद को हर्ट कर लिया, उसने खुद को मार लिया, ऐसे, तो इन सब में तो रिफ्लेक्सिव लग रहा है। एम्फेटिक का असली एग्जाम्पल से मतलब मीनिंग समझना। मेरा छोटा भाई है, रमन नाम है उसका, ठीक है। तो अब क्या है ना, वैसे तो दोनों भाइयों की इमेज घर में शरीफ से ही है, सब शरीफ ही मानते हैं, वैसे तो गली गली वाले भी सब शरीफ ही मानते हैं। अब हम जनरली कम ही जाते हैं यार घर, कम जाते क्या है, जा नहीं कहना चाहिए इसके अंदर, जा के लिए तो लिखना पड़ेगा वी डोंट गो। वी डोंट गो नहीं, बेसिकली वी कुडंट, मतलब हम जा पाते नहीं है, एबिलिटी दिखानी चाहिए यहाँ पे, हम जा पाते नहीं है, वी कुडंट गो ऐसे लिखना चाहिए। तो हम ज़्यादा कोई घर पे जा नहीं पाते, मान लो होली दिवाली पे घर जाते हैं, तो अब दिवाली पे घर गए और उसके अंदर क्या हुआ, जैसे अब ये बनाएंगे खाने का, अब ये बनाएंगे, तो अभी जब से ये थोड़ा मिलावटी मिठाइयाँ और ये सब ज़्यादा अफवाहें सी उड़ने लगी है ना, तो अभी क्या करते हैं, मिठाई बाहर से नहीं लाते, घर पे बनाते हैं, मूंग का हलवा और ये सब बना लेते हैं। तो मम्मी कह रही एक काम कर, मूंग दाल लिया, मूंग का हलवा बना लेंगे। तो मैं भाई बाहर निकला, इतनी देर में मतलब मेरे से पहले ही उसके रमन के दोस्त आ गए थे, वो बाहर अपने दोस्तों के साथ निकल गया, बोला मम्मी 4-5 घंटे में आऊँगा, अभी दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। वो पहले निकल गया, मैं 10-1 मिनट बाद पीछे पीछे निकला हूँ, मैं बाइक पे निकला हूँ, अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में चला गया। मैं पहुंचा तो मैं दुकान पे खड़ा ही था, तो मैंने देखा साइड पे खोखे पे ना, तो यार रमन जैसा लग रहा है, क्या चक्कर है। फिर मैं थोड़ा सा और पास गया देखने के लिए, तो भाई वो साइड पे वो जो खोखा होता है ना पनवाड़ी का, भाई तो छोटा अपना वो ले गए सिगरेट और बना रहा छल्ले। मैं कहा भाई साहब बहुत बढ़िया, घर पे तो पता है कि बाबूजी चाय को भी नहीं छूते हैं और ये तो सिगरेट के छल्ले बनाता है। तो मैंने सोचा भाई इसका यहीं धरूंगा, बता रखा ना भाई खूब कोटा अपने से, तो मैं कहा इसका यहीं टेकेंगे अपन। तो फिर मैं गया वहाँ पे, इतनी देर में मैं उसके पास पहुँचता भी, मैं डिवाइडर से बाइक घुमा के, दूसरी साइड था रोड के, मैं डिवाइडर से बाइक घुमा के इतनी देर में उसके पास जाता, इतनी देर में तो भाई की दोस्त तक की गाड़ी आई और वो तो चले गए फुर। मैं जाएगा कहाँ, आएगा तो घर पे ही। घर पे आया, अब मैं क्या, देखो इतने तो बड़े हो गए, पापा मम्मी के सामने बताना ठीक नहीं है। मैंने कहा हाँ भाई जवान क्या करा था खोखे पे। कहता कौन से खोखे पे। मैं ज़्यादा चंट बनने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद देखा तुझे, मैंने खुद देखा तुझे, तू सिगरेट पी रहा था और छल्ले बना रहा था। समझ में आ क्या कहना चाह रहा हूँ, एम्फोसिस डालना। एक सिर्फ आप इस बात को कहना चाहते हो, देख भाई ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मैंने खुद देखा तुझे। समझ में आया। अब ऐसे ही मान लो कि मैंने कोई काम पूरा कर दिया, या मान लो मैंने कोई खाने की चीज़ बना दी, मैंने कोई खाने की चीज़ बना दी और अब खाने के लिए दी पापा मम्मी को, क्या बड़ी टेस्टी बनी है यार, ज़रूर तने ऑर्डर करिए कहीं से, ज़रूर 100% ये मतलब बाहर का है, होटल वोटल से ऑर्डर करा था, नहीं इतना स्वाद तो बन ही नहीं सकता। मैं क्या कर रहा हूँ, अरे पापा कैसी बातें करो, मैंने खुद बनाया, आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड दिस डिश, मैंने खुद बनाई है डिश। समझ में आया। अगर आपको इस बात पर एम्फोसिस डालना है कि ये जो काम किया है ये सब्जेक्ट ने खुद किया है, तो क्या लगा देते हो, तब एम्फेटिक प्रोनाउन लगा देते हो। इतनी बात आ गई समझ में। फिर से समझ लो,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लगाना है? जब एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो। आप ये दिखाना चाहते हो कि इस कार्य का कर्ता और जिस पर कार्य किया गया वो सेम ही है। अब एम्फेटिक कब लगाते हैं? एम्फेटिक तब लगाते हैं जब आपको इस बात पर एम्फोसिस डालना हो, इस बात पर दबाव डालना हो कि ये जो काम किया ये सब्जेक्ट ने खुद किया है। इतनी बात आ गई समझ में? चलो आ जाओ, अब देखना जरा, एक छोटी सी बात समझना, इस सेंटेंस को कैसे ब्रेक करें आखिर। ये तो तुम्हें पता है कि ये अगर वर्ब एक्टिव में है तो सब्जेक्ट तो इसमें डूअर होगा, तो आई सब्जेक्ट होगा, और रिसीवर इसमें ऑब्जेक्ट होगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। आखिर फिर ये क्या है? समझ आया मेरा सवाल? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये है क्या। अब बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे करते हैं डाउट। डाउट क्या करेंगे कि सर एक बार बताओ, ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, मैं समझ गया, ठीक है, क्योंकि इसमें डूअर रिसीवर सेम नहीं है तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। चलो मुझे आपकी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपने लास्ट क्लास के अंदर एक बात बोली थी जब आप पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा रहे थे कि एक नाउन और प्रोनाउन साथ में नहीं आ सकते और दो प्रोनाउन भी साथ में नहीं आ सकते। तो ये आई लिखा हुआ है और माई सेल्फ लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ और माई सेल्फ लिखा हुआ है, दो दो प्रोनाउन साथ में कैसे आ गए? एक नाउन प्रोनाउन साथ में नहीं आ सकते, दो प्रोनाउन साथ में नहीं आ सकते, दो नाउन साथ में नहीं आ सकते। अगर यहाँ कुणाल लिखा होता, कुणाल हिमसेल्फ सॉ यू, तो एक नाउन और एक प्रोनाउन साथ में आए थे। सर ये क्या हो रहा है? समझना मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के सोचा कि वो नाउन और प्रोनाउन साथ में क्यों नहीं आ सकते। पिछली क्लास में हमने लिख दिया था आर्स टीम, आर्स टीम, आर्स प्रोनाउन और टीम नाउन, वो नाउन और प्रोनाउन साथ में क्यों नहीं आ पा रहे थे? क्या कारण था उसका? बेसिकली दोनों सब्जेक्ट बनना चाह रहे थे एक वर्ब का, टीम और आर्स दोनों के दोनों एक ही वर्ब का सब्जेक्ट बनना चाह रहे थे, इसलिए दोनों साथ में नहीं आ पा रहे थे। एक नाउन के साथ प्रोनाउन, दो नाउन इकट्ठे, दो प्रोनाउन इकट्ठे क्यों नहीं आ पाते? ये तब नहीं आ पाएंगे दोनों अगर एक ही वर्ब के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनना चाहेंगे। समझ में आई इतनी बात? अब एक चीज समझो, क्या ये जो वर्ड है, क्या ये जो वर्ड है ये इस वर्ब का सब्जेक्ट बनना चाहता है? क्या ये वर्ड इस वर्ब का सब्जेक्ट बनना चाहता है? नहीं मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस बात के लिए आया है कि इस वर्ब पे मैं एम्फोसिस डाल दूं, या इस बात पे मैं एम्फोसिस डाल दूं कि ये जो काम किया, ये जो काम किया ये इसने खुद किया है। क्लियर हुई इतनी बात? तो अब समझना बात, मैंने आपको एक फंडा पढ़ाया था, इधर देखो, करंस्कार, क्या बोला था? करंस्कार, वो चीज याद है? ये शायद स्क्रीन से बाहर हो जाएगी, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इसको। करंस्कार, वो याद? इसको कैसे ब्रेक किया था? ये नाउन है, ये दूसरा नाउन है, ये इस नाउन के साथ क्यों आ पाया भाई? ये नाउन है पॉजेसिव केस का, टाइप प्रॉपर, ऐसे लिख लो, नाउन प्रॉपर नाउन पॉजेसिव केस। ये नाउन इस नाउन के साथ क्यों आ पाया? मुझे बस इतना बता दो। इसलिए आ पाया क्योंकि भाई ये कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम थोड़ी करेगा, ये तो बस इस नाउन के ऊपर पोजेशन बनाने वाले पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह से काम कर देगा। अरे हाँ के ना, इस कार की विशेषता बता दी, काम एडजेक्टिव वाले करने लग जाएगा। समझना फिर से, ये नाउन और ये नाउन साथ में क्यों आ पा रहे हैं? ये नाउन दो साथ में इसलिए आ पा रहे हैं क्योंकि ये वाले नाउन ने इस नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम कर दिया। अब ये नाउन वाले काम यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन वो सब थोड़ी कर रहा है, ये तो इसके लिए एडजेक्टिव की तरह से काम कर गया, इसीलिए दो नाउन साथ में आ पा रहे हैं। क्लियर हुई इतनी बात? अब एक बात और समझो, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नब्बी नाउन ही है, एडजेक्टिव मत कह देना इसको। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप प्रॉपर है, केस पॉजेसिव है, काम एडजेक्टिव वाले हैं। क्लियर है इतनी बात? ऐसे ही इसका अगर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे तो क्या है? सर प्रोनाउन है। टाइप कौन सी है? सर एम्फेटिक है। ठीक है, यहाँ पी का मतलब प्रोनाउन है भाई, जान जाओगे ना यार, इतना तो मुझे लगता समझ जाओगे तुम। प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या? प्रोनाउन है। टाइप क्या है? सर एम्फेटिक है। मुझे बताओ ये प्रोनाउन वाले काम कर भी रहा है? प्रोनाउन क्या काम करेगा? वही काम करेगा जो नाउन करता था। सब्जेक्ट आ चुका, ऑब्जेक्ट आ चुका, प्रीपोजिशन कोई है नहीं कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह दूं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह नहीं सकता क्योंकि लिंकिंग वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, हाँ कि ना। तो नाउन जो काम करता है वही प्रोनाउन काम करता है, वो पांचों काम तो ये कर नहीं रहा। तो इसको प्रोनाउन सिर्फ नाम के लिए कह रहे हैं, इसका सिर्फ नाम प्रोनाउन है बेचारे का, लेकिन इसके काम प्रोनाउन वाले नहीं है। इसको देखो, अब राइटर, कुछ राइटर इसको एडजेक्टिव की तरह से क्वालिफाई कराते हैं और कुछ राइटर इसको एडवर्ब कह देते हैं। मतलब कुछ राइटर के अकॉर्डिंग ये एडजेक्टिव होता है, कुछ राइटर के अकॉर्डिंग ये एडवर्ब होता है। मैं बेसिकली दोनों से सहमत हूँ, आता सा, ठीक है, मैं उनके देखने के नज़रिए से दोनों से सहमत हूँ, ठीक है, लेकिन 50-50। अब मेरे अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए? देखो, ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है ना, इसकी दो पोजीशन अलाउड होती हैं। एक इसकी पोजीशन होती है वर्ब से पहले और एक इसकी पोजीशन अलाउड होती है ऑब्जेक्ट के बाद। ये दोनों सेम सेंटेंस है, इनमें कोई फर्क नहीं है, खाली एम्फेटिक प्रोनाउन की पोजीशन चेंज हुई है। आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है,
यू इसका ऑब्जेक्ट है और माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है जी, समझना इन दोनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मीनिंग में डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ फर्क कितना हो गया, इसके अंदर एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ब से पहले और इसके अंदर एम्फेटिक प्रोनाउन आपके ऑब्जेक्ट के बाद है। क्लियर हो गई इतनी बात? देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इसको भी अभी दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी जिसको थोड़ा मोटा कम समझ में आ रहा है ना, पूरा सारा का सारा बोर्ड का दोबारा रिवाइज कराऊंगा, लोड नहीं लेना बिल्कुल, जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो। फिर से देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो कब लगाते हैं, जब डू और रिसीवर सेम हो। एम्फेटिक प्रोनाउन कब लगाते हैं, जब इस बात पर दबाव डालना हो कि ये जो काम हुआ ये सब्जेक्ट ने खुद किया। ठीक है, तो आई माई सेल्फ सा यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने खुद देखा तुम्हें। क्लियर होगी इतनी बात? और आई सॉ यू माई सेल्फ, मैंने तुम्हें देखा खुद। इसका काम वही है, काम वही है, खाली बस इस खुद की, इस माई सेल्फ की पोजीशन अलग अलग है। क्लियर है इतनी बात? अब मैं कहना आप लोगों से ये चाह रहा हूं कि प्रोनाउन तो किसी कीमत पर नहीं है, मतलब बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, लेकिन इसका एक्शन प्रोनाउन वाला नहीं है। सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ये सब होते हैं ना भाई काम तो, लेकिन वो सब काम तो ये कर ही नहीं रहा। क्लियर है? तो आप समझना आखिर ही कर क्या रहा है। अगर ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखा हो, सब्जेक्ट कौन होंगे, नाउन या प्रोनाउन होंगे, उसके जस्ट बाद लिखा हो, तब तो आप इसे मान लिया करो एडजेक्टिव। तब आप इसे क्या मान लिया करो कि सर ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर ये लिखा हो वर्ब के बाद, अब एम्फोसिस किस बात पर डाल रहा है कि आई ने काम खुद किया है। अगर ये एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ होती है, या तो नाउन से पहले या नाउन से बाद। ठीक है, अभी हमने जनरल पोजीशन क्या पढ़ रखी है, एडजेक्टिव की नाउन से पहले। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे नाउन या प्रोनाउन के बाद भी एडजेक्टिव आ जाता है, लेकिन उसकी पोजीशन कहाँ होती है, यहाँ या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद। तीन पोजीशन अलाउड है एडजेक्टिव की, क्या क्या, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, शायद मैं पढ़ा चुका हूँ आपको हल्का फुल्का ना, एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव, या तो नाउन से जस्ट पहले, या नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद, या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद। ये तीन पोजीशन अलाउड होती हैं एडजेक्टिव की, इन तीनों में से किसी पे है ही ना, तो इससे पहले ना इसके बाद है, ना कोई लिंकिंग वर्ब है कि उसके बाद है। तो इसका मतलब ये इस केस में एडजेक्टिव कहना है इसको ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पे आप इसको कह दो एडवर्ब कि आई सॉ यू, मैंने देखा तुम्हें। ठीक है, मैंने देखा तुम्हें खुद। तो बेसिकली इसने एम्फोसाइज कर दिया वर्ब को कि कैसे देखा, हाउ, आई सॉ यू हाउ, कैसे देखा भाई, खुद। तो इसने मान लो कि यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर दिया, तो यहाँ पे इसको कह दो एडवर्ब। ठीक, फिर समझ लो। अब एक काम करता हूँ, ये पूरा लेक्चर एक बार फटाक से दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, जो जो आपके कंफ्यूजन है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या काम आता है, एम्फेटिक प्रोनाउन काम आता है इस बात पर एम्फोसिस डालने की कि ये जो एक्शन हुआ ये सब्जेक्ट ने खुद किया। इसका एरर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा के देगा तो एम्फेटिक मतलब एरर उससे कंफ्यूजन में। क्यों? स्पेलिंग सेम है, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव की स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। तो आखिर मुझे पता कैसे चलेगा कि एम्फेटिक लगाने के रिफ्लेक्सिव? बिल्कुल आसान, आपको दोनों का बस काम पता होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम होता है ये बताना कि इस कार्य का कर्ता और जिस पर ये कार्य किया गया वो सेम है, एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम है। एम्फेटिक प्रोनाउन का काम होता है ये बताना कि ये जो काम हुआ ये सब्जेक्ट ने खुद किया है। ठीक है जी, समझ लो। आई सॉ माई सेल्फ, देखने वाला भी आई और दिखने वाला भी आई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये। आई सॉ यू, देखने वाला आई और दिखने वाला यू, डूअर रिसीवर अलग अलग हो गए, तो किसी कीमत पे ये एम्फेटिक नहीं हो सकता। एक चीज समझना, क्या ये माई सेल्फ ना लगाऊं, क्या ये माई सेल्फ ना लगाऊं तो क्या ये सेंटेंस गलत है? आई सॉ यू ऐसा लिख दूं तो गलत है? ये भी सही है। मैंने देखा तुम्हें, आई सॉ यू, मैंने देखा तुम्हें, उसमें और इसमें फर्क क्या है? सिर्फ एम्फोसिस का फर्क है। मैंने खुद देखा था तुम्हें, मैंने खुद देखा था तुम्हें, इसका काम सिर्फ और सिर्फ एम्फोसिस डालना है। इतनी बात हो गई क्लियर? चलो जी, अब नेक्स्ट बात को समझ लो। अब ये सारी बातें आपको पता किस लिए पढ़ाई हैं? बच्चे के दिमाग में जैसे एम्फेटिक पढ़ाता हूं ना कुछ कन्फ्यूजन सी होने लग जाती हैं, सर ये क्या हो रहा है। दो चार छोटे छोटे डाउट आते हैं उसके माइंड में, जो मैं पहले से ही क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके साथ। सबसे पहला डाउट बच्चे के माइंड में क्या आता है, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो लगा हुआ है सेंटेंस में ये रिफ्लेक्सिव लगा हुआ है कि एम्फेटिक? समझना जी, रिफ्लेक्सिव के अंदर डूअर रिसीवर सेम होगा, एम्फेटिक के अंदर डूअर रिसीवर अलग अलग होगा। ऐसे तो आप पहचानोगे कि लगाना कौन सा है। क्लियर हुआ? अब दूसरा आपके लिए एक हिंट का काम करेगा, इनकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी एरर करने में। रिफ्लेक्सिव की पोजीशन क्या है? रिफ्लेक्सिव की पोजीशन है आफ्टर द मेन वर्ब। रिफ्लेक्सिव की पोजीशन क्या है? आफ्टर द मेन वर्ब। एम्फेटिक की क्या पोजीशन होगी? एम्फेटिक की पोजीशन होगी या तो मेन वर्ब से पहले, या तो बिफोर द मेन वर्ब,
या फिर आफ्टर द ऑब्जेक्ट। कब कौन सी लगानी है भी बताऊंगा। ये दो पोजीशंस हैं, दोनों में से कब कौन सी प्रेफर करते हैं भी बताऊंगा। फिर से सुन लो, रिफ्लेक्सिव की पोजीशन है मेन वर्ब के बाद, एम्फेटिक की जो पोजीशन है वो है या तो मेन वर्ब से पहले या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। बताऊंगा बहुत डिटेल में कि आखिर ये ऑब्जेक्ट के बाद कब प्रेफर करना है और मेन वर्ब से पहले कब प्रेफर करना है, अभी आएंगे उस पर। ठीक है, चलो जी समझ लो। अब अगली बात, बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूजन क्या होती है, सर एक बात बताओ, जब आपने पजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया था तब आपने कहा था कि एक नाउन और प्रोनाउन साथ में नहीं आ सकते। आपने लिखा था आर्स टीम, आपने लिखा था कि एक नाउन प्रोनाउन दो प्रोनाउन साथ में नहीं आ सकते। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इस एग्जाम्पल को याद करना पड़ेगा। एक बार हमारे सेंटेंस में आया था करंज कार, ठीक है, शेफालीज हाउस, ऐसा कुछ आया होगा, 2-3 एग्जाम्पल ऐसे आए होंगे पीछे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कार नाउन है, टाइप कॉमन है। अब ये करण क्या है, ये है तो करण नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप प्रॉपर है, केस पॉसेसिव है। तो आखिर ये दो नाउन साथ में क्यों आ पा रहे हैं, ये इसलिए आ पा रहे हैं क्योंकि ये वाला नाउन इस नाउन के एडजेक्टिव की तरह से काम कर गया कि नहीं कर गया। कार की विशेषता बता दी कि नहीं बता दी भाई, किसकी कार, करण की कार। तो ऐसे ही ये वाला जो प्रोनाउन है ना, ये दूसरे प्रोनाउन के साथ इसलिए आ पा रहा है, इवन कोई नाउन भी होता, कुणाल हिमसेल्फ सॉ यू, रजनी हरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। क्लियर है इतनी बात। तो मैं कहना कि ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन हो वो साथ में क्यों आ पाते हैं, मतलब क्यों नहीं आ पाते, अगर ये समझ लोगे तो ये भी पता चला है कब आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते, इसलिए नहीं आ पाते, एक ही वर्ब के अगर दोनों ही नाउन आप पहले लिख दोगे सचिन और फिर आगे लिख दो कुणाल, सचिन कुणाल लिव, सचिन कुणाल लिव, दोनों साथ में आ पाएंगे क्या, नहीं। या तो कंजंक्शन जोड़ो इनमें, सचिन एंड कुणाल, ऐसा कुछ करो, या फिर दो नाउन साथ में लिखने हैं तो फिर पोजेशन वगैरह बनाओ, कुछ ऐसा करो। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो करण है और वाइफ है, करण वाइफ, अब लगा दूं साथ में करण वाइफ लिव, नहीं, पोजेशन बना दो, वाइफ ऑफ करण, ऐसा लिख दो, तब ये सही हो जाएगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ, करण's वाइफ लिख दो तो सही हो जाएगा। तो बेसिकली कुछ ना कुछ ऐसा करो कि वो दोनों एक ही वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने से हट जाएं। ये होता है तरीका उसको सही करने का। क्लियर हुई इतनी बात। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर आपको ये पता हो कि दो नाउन साथ में क्यों नहीं आते, ये कोई रूल वूल नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। एक वर्ब के दो सब्जेक्ट नहीं होंगे, वर्ब से पहले लिखोगे तो दोनों ही सब्जेक्ट बनना चाहेंगे, लो जी हो गया गलत। क्लियर हुई इतनी बात। तो सही कैसे हो सकता है, एक नाउन के साथ प्रोनाउन आना या दो नाउन इकट्ठे आना सही कैसे हो सकता है, कि उस केस में उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भले ही प्रोनाउन हो लेकिन वो काम प्रोनाउन या नाउन वाला ना कर रहा हो, उस केस में वो नाउन या प्रोनाउन के साथ आ सकता है। जैसे यहाँ हुआ, ये करण का पार्ट्स ऑफ स्पीच भले ही नाउन है लेकिन ये इसके काम एडजेक्टिव वाले। ऐसे ही ये जो माई सेल्फ है इसका नाम भले ही प्रोनाउन है, ये सिर्फ नाम का प्रोनाउन है। अपन कहते हैं ना ये तो भाई नाम का ही टॉपर है, आता जाता है इसको कुछ नहीं, वैसे ये सिर्फ नाम का प्रोनाउन है, काम इसके प्रोनाउन वाले नहीं है। इसका काम तो एडजेक्टिव या एडवर्ब वाला है। अब समझना, अगर ये प्रोनाउन है तो वही काम करेगा जो नाउन है, सब्जेक्ट आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है, प्रीपोजिशन है नहीं कि उसका ऑब्जेक्ट कह दूँ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है नहीं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है नहीं, तो करें क्या, ये तो प्रोनाउन वाले काम ही नहीं कर रहा। बेसिकली कर क्या रहा है मेरे भाई, ये इस बात पर एम्फोसिस डाल रहा है कि मैंने खुद देखा तुम्हें। तो अगर ये आई पर एम्फोसिस डाल रहा है, एक प्रोनाउन पर एम्फोसिस डाल रहा है, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसे एडजेक्टिव कह दो। मैंने देखा था तुम्हें खुद, अब ये किस पर एम्फोसिस डाल रहा है, देखो अभी आई के लिए एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता क्योंकि एडजेक्टिव की पोजीशन क्या है, या तो पहले या इसके जस्ट बाद या लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। अब यहाँ पे तीनों ही केस नहीं है तो इसको इस केस में एडजेक्टिव कहना गलत हो जाएगा। अब इसको क्या कह लो, आप इसको कह लो एडवर्ब। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं सिर्फ नाम के प्रोनाउन होते हैं, इनको राइटर कोई एडजेक्टिव मानता है कोई एडवर्ब मानता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये जब नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद लिखा हो तब आप इसे मानिए एडजेक्टिव, और जब इसे लिखा हो ऑब्जेक्ट के बाद तब आप इसे मानिए एडवर्ब। इतनी बात हो गई क्लियर। अब ये कब वर्ब से पहले आएगा कब ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, इसका भी डिस्कशन विद सेंटेंसेस समझने की कोशिश करेंगे। अब आप इस सारे के सारे को नोट कर लो और मैं आपके साथ मिलता हूँ कुछ सेंटेंसेस के साथ जिनके थ्रू हम इस एम्फेटिक प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और क्या एरर आते हैं ये भी देख लेंगे, एरर से समझ लेंगे इसको। मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, इसको नोट कर लो भाई अच्छे से। आओ भाई अब इन एरर्स को देख लेते हैं। ये कुछ एरर्स हैं, एक बार आप इन सेंटेंसेस को आपको कुछ नहीं करना, ब्रेक करने की कोशिश कर लो और इनका मीनिंग निकालने की कोशिश कर लो अपने आप से। ठीक है, तो जैसे ही आप वीडियो पॉज करेंगे
मतलब बोर्ड हटूंगा, वीडियो पॉज कर लेना, उसके बाद आपको वापस मिल जाऊंगा मैं, ठीक है। पॉज करो, मीनिंग निकालने की कोशिश करो, ब्रेक करने की कोशिश करो, वापस मिलता हूँ अभी। आ जाओ भाई, अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये पहला सेंटेंस जो है ना, द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्रीज। अब इसको समझने के दो तीन तरीके हैं। पहले तो आपको हिंदी विंदी से मीनिंग से समझा देता हूँ, फिर आएंगे अपने वाले पे, ठीक है। वही एक्सरे मेथड और उससे उसको कर देंगे, ठीक है। समझना, द वुड कटर कट हिमसेल्फ। अब एक छोटी सी बात मुझे बता दो, अगर ये वर्ब के बाद लिखा हुआ है, अगर ये वर्ब के बाद लिखा हुआ है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा कि एम्फेटिक? इसकी पोजीशन तो रिफ्लेक्सिव पे लगा रखा है इसको। रिफ्लेक्सिव की पोजीशन होती है वर्ब के बाद, एम्फेटिक की पोजीशन होती है या तो वर्ब से पहले या फिर ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। अगर इसको टिका रखा आपने वर्ब के बाद, तो ये तो समझने की बात है कि ये रिफ्लेक्सिव की तरह से काम करवा दिया आपने इससे। रिफ्लेक्सिव कब लगाते हो? जब एक एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो। डूअर कौन है? वुड कटर है, वॉइस एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वही होता है जो डूअर होता है, तो वुड कटर सब्जेक्ट हो गया। यानी डूअर तो वुड कटर है और काम क्या हो रहा है भाई? काटने का। वुड कटर डूअर है, काम हो रहा है काटने का, और इसने काट लिया किसको? खुद को। भाई तुमने रिफ्लेक्सिव लिख दिया, रिफ्लेक्सिव लिख दिया तो वुड कटर ने काट लिया खुद को। वुड कटर ने काटा था खुद को। बताओ सही गलत? सही गलत? सही भी हो सकता है यार, ऐसी बात नहीं। देखो वुड कटर खुद को नहीं काट सकता, क्या काट सकता है? घरवाली से परेशान हो, घरवाली दिन रात पीटती हो, परेशान हो गया, ले भाई काट दिया। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? लेकिन एक चीज़ समझो, वो कब पॉसिबल है? अगर ये सेंटेंस यहीं खत्म हो जाए। अगर ये सेंटेंस यहीं खत्म हो जाए, वो बात तो सिर्फ तब पॉसिबल है। ये आगे ऑल द ट्रीज और ये सब दे रखा है, इससे मुझे पता चल रहा है भाई कटेंगे तो पेड़, ये नहीं कटेगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेसिकली यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है? अब देखो, बच्चे कहते हैं सर ब्रेक करने का इतना टाइम होगा क्या? एक बार बताओ, अगली बार जब तुम्हें हिमसेल्फ लिखा दिखेगा, हर सेल्फ लिखा दिखेगा, योर सेल्फ लिखा दिखेगा, तो क्या दिमाग में फटाक से नहीं आएगा अरे यार रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक का तो एरर नहीं है कहीं? जब आप इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होगे, उनकी प्रैक्टिस कर चुके होगे विद अ नंबर ऑफ एरर्स, तो उस केस में आपका दिमाग अपने आप उन चीज़ों को कैच करने लग जाएगा, ठीक है। तो समझना, द वुड कटर कट हिमसेल्फ, जैसे ही हमें पता चला कि हिमसेल्फ आ गया तो हमारा दिमाग चलेगा यार रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक के कुछ ऐसे एरर्स आते हैं, तो कहीं वो ना हो। अब इस सेंटेंस को मैंने पढ़ के देखा, सेंटेंस का मीनिंग होना चाहिए था कि वुड कटर ने काटे पेड़, और ये जो लिखा हुआ हिमसेल्फ, ये ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकता है? एम्फोसिस डालने के लिए आया हो सकता है। वुड कटर ने खुद काटे सारे पेड़। क्लियर हो गया? तो इसको रिफ्लेक्सिव नहीं एम्फेटिक की पोजीशन पे होना चाहिए था, तो या तो इसको होना चाहिए था कट से पहले, या फिर होना चाहिए था इसको ट्रीज के बाद। ये तो हिंदी बिंदी से हो गया है ना, मीनिंग की हेल्प ले ली मैंने। अब इसको करते हैं प्योर ग्रामर से। आ जाओ, कट वर्ब हो गया। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और समझ लो, ये जो वर्ब है ना यार, कट 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 और कट, इसकी तीनों फॉर्म सेम ही चलती हैं, ठीक है। लो मैं इसकी सारी फॉर्म लिख देता हूं। इसकी V1 होती है कट, ठीक है। ये भी कट्स V1 ही होती है। कई राइटर जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसको लिख देते हैं V5, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दोनों को V1 ही कहता हूँ। ये प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई राइटर इसको V5 भी लिख देते हैं। दूसरी क्या होगी अपनी? कट, और तीसरी भी क्या होगी अपनी? कट। बन जाए यार बढ़िया सा यू, बालक देख रहे हैं देख, अब बन गया, ठीक है। अगला लिख देता हूं कटिंग, इसको V4 लिख देते हैं। कई राइटर देखो ऐसा लिखते हैं, ये V1, ये V2, ये V3 और ये V4, ऐसा। अब मुझे बस इतना बता दो कि ये जो लिखा हुआ है ये कौन सी है? ये जो लिखा हुआ है आखिर ये कौन सी फॉर्म है? बोलो। ये भी स्पेलिंग सेम, ये भी स्पेलिंग सेम, ये भी स्पेलिंग सेम। कटिंग तो चलो नहीं है, मैंने तुम्हारी बात समझ ली। ये है कौन सी मेरे भाई? समझना, ये दूसरी। आखिर ये यही क्यों है? कैसे पता चला कि ये यही है? ये मुझे ऐसे पता चला कि वुड कटर सिंगुलर है। वुड कटर सिंगुलर है, अगर ये वुड कटर सिंगुलर है तो यहाँ पे अगर ये वर्ब की पहली फॉर्म होती तो कट्स लिखा होता। सिंगुलर के साथ SEIS वाली आती है, ही के साथ गोज आता है, दे के साथ गो आता है, याद आ रहा है? तो अगर ये वर्ब की पहली फॉर्म होती तो कट्स लिखा होता, यानी ये पहली तो है नहीं, ये वाला ऑप्शन तो गया। अगर ये वर्ब की तीसरी फॉर्म होती
तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आती। वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आएगी। ठीक है, अब इसको देखो, चाहो तो याद कर लो, अभी के लिए इसको याद कर सकते हो, बाद में जब 10 चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसका प्योर लॉजिक भी दूंगा। रीज़न है इसके पीछे, ऐसे हवा में नहीं है बात, इसके पीछे प्योर लॉजिक है। ठीक है, वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ क्या जान लेंगे हम, अभी के लिए सिर्फ इतना जान लेंगे कि वर्ब की तीसरी फॉर्म जब भी आती है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। या एक काम करो, अभी डाउट से भर दोगे फिर तुम सब कुछ, सर बता ही दो। एक काम करता हूँ, तुम सुन के देख लो, जिनको इस बार समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, जिनको ना आए तो भाई लोड नहीं लेना बिल्कुल भी। सुन के देखना जरा, 3 सेंटेंसेस सुनो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। 3 सेंटेंसेस सुनना जरा, या कहीं लिख भी सकते हैं, सुन ही लो। ठीक है, पढ़ाऊंगा डिटेल में बहुत, इसको लिखवा के अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी खाली सुन लो। आई हैव ईटन द केक, आई हैव ईटन द केक। ठीक है, दूसरा, आई हैड ईटन द केक। इसके आगे और भी क्लॉज लिखना पड़ेगा, 10 चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्यों लिखना पड़ेगा, लेकिन इसके आगे और भी क्लॉज है। अभी के लिए मैं बोल सिर्फ इतना रहा हूं, आई हैड ईटन द केक, आगे और क्लॉज भी है। आई विल हैव ईटन द केक, इसके भी आगे और क्लॉज लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये टेंस ऐसे हैं जो दूसरे क्लॉज के रेफरेंस में यूज होते हैं। अब 3 फिर से बोल रहा हूं, आई हैव ईटन द केक, आई हैड ईटन द केक, आई विल हैव ईटन द केक। तीनों में सब्जेक्ट कौन है, आई। तीनों में ऑब्जेक्ट कौन है, केक। तीनों के अंदर मेन वर्ब क्या है, ईटन। आखिर पता कैसे चल रहा है कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है कि पास्ट का परफेक्ट है कि फ्यूचर का परफेक्ट है, कैसे जान पा रहे हो, हेल्पिंग वर्ब को देख के। सर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब लगी तो पास्ट का परफेक्ट है, विल हैव शैल हैव हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो फ्यूचर का परफेक्ट है। हैज हैव प्रेजेंट, हैड पास्ट, विल हैव शैल हैव फ्यूचर। क्लियर। अब सोचो मैं इसमें से हेल्पिंग वर्ब उड़ा दूं, आई ईटन द केक, अब कौन सा है, बता पाओगे, बता ही नहीं पाओगे। तो अगर मेरे भाई आप बता ही नहीं पाओगे टेंस, तो टाइम नहीं बता पाओगे। ये सारा जमेला V1 V2 V3 V4 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, ये सारा इतना सारा जो काम सीख रखा है हमने, कर रखा है, अंग्रेजी में ग्रामर में लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ है, टाइम का पता चल जाए। हाँ कि ना, ये वर्ब की फॉर्म बनाने का इसके अलावा कोई लॉजिक है, वर्ब की फॉर्म से टेंस बनेगा, टेंस से टाइम का पता चलेगा। तो अगर आप टाइम का आइडेंटिफिकेशन कर ही नहीं पाए तो फिर ये टेंस वेंस बनाने का फायदा क्या। इसलिए वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ताकि टेंस का पता चले और टेंस से टाइम का पता चले। फिर समझ लेना, अगर 3 सेंटेंस लिख दूं, आई हैव ईटन द केक, हैड ईटन द केक और विल हैव ईटन द केक, तो तीनों में सब्जेक्ट सेम, मेन वर्ब सेम, ऑब्जेक्ट सेम। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ऐसा टूल है जिससे तुम टेंस बता पा रहे हो। हेल्पिंग वर्ब की मदद से टेंस बता रहे हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं तो टेंस नहीं, टेंस नहीं तो टाइम नहीं। और ये सारा झमेला किया किस लिए, टाइम का पता लगाने के लिए। इसलिए वर्ब की तीसरी फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जो बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आती। समझ में आ गई इतनी बात। ऐसे ही V1 प्लस में ING भी ऐसी होती, वर्ब की फॉर्म V1 प्लस में ING भी ऐसी होती। आई एम वॉचिंग अ मूवी, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, आई विल बी वॉचिंग अ मूवी। आई सब्जेक्ट, वॉचिंग मेन वर्ब, मूवी ऑब्जेक्ट। कैसे पता चल रहा है, प्रेजेंट का, कॉन्टिन्यूस है, पास्ट का, फ्यूचर का, हेल्पिंग वर्ब को देख के। मेन वर्ब तो तीनों में से मैं वॉचिंग। अगर हेल्पिंग वर्ब उड़ा दी, आई वॉचिंग मूवी, अब बताते कौन सा टेंस है, बता ही नहीं पाओगे। तो समझना मेरे भाई कि ऐसे जितने भी टेंस हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है, ये टेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो रही हैं। तो अगर आप इनके अंदर से हेल्पिंग वर्ब को ड्रॉप कर दोगे तो आप टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में ING यानी कॉन्टिन्यूस टेंस में आने वाली जो वर्ब है, और परफेक्ट टेंस में आने वाली वर्ब की तीसरी फॉर्म, इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी जरूरी है। परफेक्ट टेंस में हैज हैव हैड आती हैं, और कॉन्टिन्यूस में इज एम आर वाज वर बी भी नहीं है, सब आती है। क्लियर हो गई इतनी बात, लॉजिक आ गया समझ में। फिर रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी जिसको आज नहीं समझ में आया। आ जाओ, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर ये वर्ब की तीसरी फॉर्म होता, यहाँ जो ये कट लिखा है, अगर ये वर्ब की तीसरी फॉर्म होता तो क्या इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी होती कि नहीं लगी होती, ऑब्वियसली लगी होती। अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, तो समझ जाना कि वर्ब की दूसरी फॉर्म है। मिल गया नया कॉन्सेप्ट, तो समझना। अभी जैसे आज अपन बात कर रहे थे ना कि सर मतलब कॉन्सेप्ट क्या चेंज होते रहते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं यार, बस सेंटेंस नया आ जाता है तो उसमें कुछ बताना पड़ जाता है। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, शी हरसेल्फ किल्ड हिमसेल्फ, आज तक मैंने बोर्ड पे कभी नहीं लिखा, ठीक है,
ठीक जैसे होता है ना अपने इस धंधे की कसम, मैंने आज तक इस बोर्ड पे कभी मतलब ये सेंटेंस नहीं लिखा पढ़ाते वक्त। तो हर बार कंटेंट नया हो जाता है यार, जितनी बार मैं लेक्चर देने उतरता हूँ उतनी बार 2 सेंटेंस नए लिख देता हूँ। तो कंटेंट रिफ्रेश होता ही रहता है अपने आप। आ जाओ, द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्रीज। कट क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये हिमसेल्फ क्या हो गया? अब हिमसेल्फ की नहीं, पहले बात करनी वुड कटर, 1 मिनट रुक जाओ। कट वर्ब हो गया, एक्टिव में लिखा हुआ है, एक्टिव में लिखा हुआ तो ये क्या होगा? इसका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब अगर ये वर्ब के बाद है, वर्ब के बाद है तो क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका काम करते हैं? ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? ऑल हो गया आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ऑल क्या हो गया? ऑल हो गया आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये द क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। मुझे बस इतना बता दो कि ये ट्रीज क्या है? नाउन है, ट्रीज नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉमन है। इतनी कहानी क्लियर है? फिर से सुन लो, वर्ब इसका सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पोजीशन पे है, वर्ब के बाद तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ऑल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, ट्रीज नाउन है। अब एक चीज सोच के बताओ, नाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट तो आ गया, ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट भी आ गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन है ही नहीं। नाउन क्या क्या काम करता है? देखो, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ठीक है, अब देखना, सब्जेक्ट ये हो नहीं सकता, सब्जेक्ट आ चुका है, ऑब्जेक्ट ये हो नहीं सकता, ऑब्जेक्ट भी आ चुका है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो नहीं सकता क्योंकि प्रीपोजिशन नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये हो नहीं सकता क्योंकि लिंकिंग वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी के लिए शॉर्ट में ये समझ लो, जैसे सब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं। अमन इज ए टीचर, अमन और टीचर एक ही है। अमन इज स्मार्ट, स्मार्ट और अमन एक ही है। क्लियर हुई इतनी? कुछ मर्जी लगा लो यार, तुम बावला कह लो, ठीक है, अमन इज बावला, अमन इज नकली, जो तुम्हारा मन करे वो कह लो, अपने तारीफ नहीं कर रहा मैं। अमन इज पुअर, अमन गरीब है, तो ये पुअर और अमन एक ही हैं, तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट भी एक ही होते हैं। ठीक है, पढ़ाऊंगा आगे चल के। तो अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये हिमसेल्फ, और मान लो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता भी तो हिमसेल्फ और ट्री एक ही है क्या? ये आदमी और पेड़ एक हो सकते हैं क्या? तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बन सकता। लो जी, ये ऑप्शन भी गया। नाउन 5 काम करता है, 5 ऑप्शन गए। वो एडजेक्टिव एडजेक्टिव बन जाना, उसके लिए तो आगे नाउन चाहिए, पॉजेसिव केस चाहिए, वो सब भी पॉसिबल नहीं है। तो इन बातों से मुझे पता चल गया भाई, इस सेंटेंस को तोड़ने में हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रखी है। इस नाउन का फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा है ऐसे तो। अब सोचो कि इसको सही कैसे कर सकते हैं। हिंट मिल गया हमें कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। शायद ये जो आदमी है जिसने सेंटेंस लिखा है वो शायद ये कहना चाह रहा होगा कि वुड कटर ने काटे पेड़ और कैसे काटे खुद। तो बेसिकली इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना, इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो होना चाहिए कौन? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए था ये ट्रीज, और हमने बना किसको रखा? हिमसेल्फ को। अब आपके पास 2 चारे हैं, मैं आपको देखो 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1, या तो इस हिमसेल्फ को उड़ाई दो, या तो एक काम करो इस हिमसेल्फ को बिल्कुल हटाई दो। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? इस हिमसेल्फ को उठाओ और यहाँ ले जाओ, या फिर कहाँ ले जाओ? यहाँ ले जाओ, यानी ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, ये तो मैं क्लियर हो गया कि कट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो तो ट्रीज बनेंगे, वुड कटर काटेगा, पेड़ काटेगा, तो ज़्यादा लॉजिकल सेंटेंस बनेगा। ठीक है, और ग्रामर से भी पता चल गया कि 2 तो ऑब्जेक्ट हो नहीं पाएंगे, ये बात तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ये पता चल गया कि या तो ये हिमसेल्फ, मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, मतलब 2 ही ऑप्शन दे रहा हूँ, ये जो है ये यहाँ से हट जाए, और दूसरा ऑप्शन ये अपना एम्फेटिक की पोजीशन पे आ जाए, या तो यहाँ आ जाए या फिर यहाँ आ जाए। सोचो क्या करेंगे। देखो, अगर इसको हटा दिया तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली तो एकदम सही हो गया। वुड कटर कट द ट्रीज, वुड कटर कट ऑल द ट्रीज, वुड कटर ने काटे सारे पेड़। ठीक है, ग्रामेटिकली तो एकदम सही हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसने जो हिमसेल्फ लिखा है, क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए लिखा था? जिस आदमी ने लिखा ना, बेसिकली उसने क्या किया, वो लिखना ही चाह रहा था कि वुड कटर ने खुद काटे सारे पेड़। उसने बस बेचारे ने इसको पोजीशन जो है वो रिफ्लेक्सिव की जगह पे लिख दिया। एक चीज़ समझना, ये एरर आया तो वो आपसे जानना क्या चाह रहा है? वो आपसे जानना चाह रहा है क्या तुम्हें पता है कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का डिफरेंस क्या होता है, किसकी पोजीशन क्या होती है। तो थोड़ा सा एग्जामिनर की भी सोचा करो कि अगर वो एरर दे रहा है तो कुछ ना कुछ सोच के दे रहा होगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक पूछना चाह रहा होगा हमसे। ठीक, तो ये कहाँ चला जाएगा? इसको एम्फेटिक की जगह पे लेके जाओ, बिल्कुल हटाने की बजाय इसको एम्फेटिक बना दो। या तो इसको वर्ब से पहले ले जाओ, और या फिर इसको ऑब्जेक्ट के बाद ले जाओ। जब इसको वर्ब से पहले ले जाएंगे तब ये किसकी तरह से काम करने लग जाएगा? एडजेक्टिव की तरह से। अब देखो, एक नाउन और प्रोनाउन साथ में आगे कि नहीं आगे?
भाई क्यों आ पा रहे हैं, क्या लॉजिक है? वो लॉजिक ये है कि भाई ये नाम का प्रोनाउन है, ये काम कैसे कर देगा? एडजेक्टिव वाले। अगर इसको लास्ट में ले जाओगे तो काम कौन से कर देगा? एडवर्ब वाले। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखना जरा, ये पहले कब जाएगा और लास्ट में कब जाएगा, अभी इसकी बात करूंगा। अभी के लिए इस सेंटेंस पे आओ। प्रिपेयर्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। रोशनी क्या है? सब्जेक्ट है। ये हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव की पोजीशन पे वर्ब के जस्ट बाद है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। कौन सा? डिग्री वाला। किसको क्वालिफाई कर रहा है? वेल को। ये कौन सा एडवर्ब हो गया? ये एडवर्ब हो गया मैनर वाला। ये किसको क्वालिफाई करा? प्रिपेयर्ड को। कैसे प्रिपेयर कर लिया? कितनी तैयारी कर ली? वेल। कितनी वेल भाई? वेरी वेल। इतनी कहानी क्लियर है। फोर क्या है? फोर है प्रीपोजिशन। एग्जाम क्या है? एग्जाम है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतनी पिक्चर? अब देखो जरा, इस सेंटेंस में इस हर सेल्फ को उठा के यहां लेके जाऊं क्या? बोलो। जैसे वहां लेके गए यहां लेके जाऊं क्या? नहीं लेके जाएंगे। ये सेंटेंस नो एरर है। ये सेंटेंस क्या है? ये ऊपर वाला मिटा दूं कि कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख देता हूँ साइड पे शॉर्ट में। ये रोशनी वाला जो सेंटेंस है ये नो एरर है। आखिर ऐसा है क्यों? देखने का दो तरीके हैं। या तो आप इसको मीनिंग से देख लो। अगर इसको प्रिपेयर्ड को मतलब प्रिपेयर्ड के बाद लिख रखा है हर सेल्फ को, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। और रिफ्लेक्सिव में कैसा मीनिंग हो जाएगा? प्रिपेयर करने वाली भी रोशनी और प्रिपेयर होने वाली भी रोशनी। तो रोशनी ने प्रिपेयर कर लिया खुद को अच्छे से। रोशनी ने प्रिपेयर कर लिया खुद को अच्छे से। किस लिए? एग्जाम के लिए। रोशनी ने खुद को प्रिपेयर कर लिया अच्छे से एग्जाम के लिए। तो मीनिंग तो सही निकल गया इससे। तो फिर दिक्कत क्या है? या तो मीनिंग से समझ लो, ग्रामर से भी नो एरर ही आएगा। समझना, मुझे एक छोटी सी बात बता दो कि इस हिमसेल्फ को उठा के यहां रखने की मेरे पास नौबत आई क्यों? अगर ये सेंटेंस इतना ही होता तो क्या ये नौबत आती? वुड कटर कट हिमसेल्फ। अगर ये सेंटेंस इतना ही होता तो क्या ये नौबत आती? नहीं आती। आखिर इसको उठा के इधर उधर पटकने की मेरे पास नौबत आ क्यों रही है? क्योंकि इस वर्ब का एक ज़्यादा लॉजिकल ऑब्जेक्ट मेरे पास इसी सेंटेंस में पड़ा है कि वुड कटर काटेगा तो किनको काटेगा? पेड़ों को काटेगा। एक और नाउन, एक और ऑब्जेक्ट बनने की संभावना वाला वर्ड मेरे पास है जो इस वर्ब का ज़्यादा लॉजिकल ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकता था, इसलिए उसको बेचारे को इधर उधर पटकना पड़ गया। ठीक, अब क्या ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ है? इसमें तो देखो, ये एग्जाम एक अकेलौता नाउन है इसके अलावा, हाँ कि ना? रोशनी सब्जेक्ट बन चुका है। अब ये हर सेल्फ प्रोनाउन है, या तो ये ऑब्जेक्ट बन सकता है या फिर ये एग्जाम बन सकता था। ये एग्जाम तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो पूरे सेंटेंस में और कोई नाउन या प्रोनाउन ऐसा है ही नहीं जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना चाहता हो। तो भाई फिर इसको बनने दो ना, दिक्कत क्या है? समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको शॉर्ट में, मैंने बस एक ट्रिक दे दिया या कह दो एक हिंट दे दिया है। क्या? कि एक वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी पुट हो सकता है, एक वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी पुट हो सकता है जब कोई और नाउन या प्रोनाउन ना हो जो उस वर्ब का ज़्यादा लॉजिकल ऑब्जेक्ट हो। क्योंकि यदि ऐसा हुआ, जैसे वर्ब है इसके बाद ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी पुट हो सकता है जब कोई और नाउन या प्रोनाउन ना हो। अगर ये आ गया तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? इसको एम्फेटिक में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? इस प्रिपेयर वर्ब के बाद अपने पास कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन है ही नहीं जो इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहता हूँ, तो उस केस में क्या है? फिर इसको रिफ्लेक्सिव रहने दो। समझ में आ गया? इस सेंटेंस पे आ जाओ। आई सब्जेक्ट है, पेड वर्ब है, माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव की पोजीशन पे। रिफ्लेक्सिव की पोजीशन पे है तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ड्यू क्या है? एडजेक्टिव। ड्यू का मतलब होता है बकाया। रेंट क्या है? द आर्टिकल लगा हुआ है, नाउन है। ठीक है, द आर्टिकल किसके लिए आया? नाउन के लिए। अब एक छोटी चीज समझना, पहले शायद अपन ने बात करी कि नहीं करी, मुझे लगता है ये बात शायद अपनी रह गई है। कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कटिंग वाली चीज़ थोड़ी सी इधर खिसका देता हूँ। ये कटिंग वाली जो चीज़ है इसको हल्का सा इधर खिसका देता हूँ, फिर मैं नीचे लिख पाऊंगा। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कट्स, कटिंग। ठीक है, ये है V3। कैसे पहचानते थे? इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बिना ये नहीं आ पाएगी। ये ING, ये भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आ पाती, और जो बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है वो क्या है? वो है V2। क्लियर है? अब इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया था। वो क्या बात थी? अब काफ़ी बच्चे ना डाउट पूछते हैं। वो डाउट क्या पूछते हैं? सर देखो एक बात बताओ,
आपने ये वुड कटर सिंगुलर था, इसमें तो आपने देख के फटाक से बता दिया कि ये ना वर्ब सिंगुलर होगी, मतलब ये वर्ब की पहली फॉर्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके अंदर ऐसी आई एस नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे द वुड कटर्स होता, प्लूरल होता, फिर आप कैसे बताते कि ये V1 है कि V2 है? भाई फिर सेंटेंस पढ़ के पता चलता है कि ये एक्शन प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। यस्टरडे वगैरह लगा होता तो मैं V2 मान लेता, हैबिचुअल एक्शन होता तो फिर मैं V1 मान लेता। क्लियर हो गई इतनी बात? फिर से सुन लो। बच्चे क्या सवाल पूछते हैं मेरे से, सर आपने देखो तीनों के लिए बता दिया। ING तो मैं देख के पहचान जाऊंगा कि ING फॉर्म है, ठीक है। वर्ब की तीसरी फॉर्म होगी तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, ये मुझे बात समझ में आ गई। अब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो या तो ये V1 है या V2 है। इसमें आपने क्या बोला कि वुड कटर सिंगुलर है तो यहाँ पे कट्स आता अगर ये सिंगुलर होती, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जो प्लूरल हो तो फिर तो यहाँ भी कट और यहाँ भी कट। फिर कैसे पहचानूंगा सर? फिर देखोगे सेंटेंस से। अगर आपको लगता है कि कोई वो ऐसा एक्शन है जो पास्ट में खत्म हो गया है, येस्टरडे लगा हुआ है, लास्ट ईयर लिखा हुआ है, लास्ट मंडे लगा हुआ है, तो इसको V2 मानना। अगर आपको कोई ऐसा एक्शन लगता है जो हैबिचुअल एक्शन है, हर रोज ही होता है, एवरीडे लगा हुआ है, डेली लगा हुआ है, तो उस केस में इसको V1 मान लेना। क्लियर है? उसके लिए ये बात है। अब यहाँ जो मैं आपको बात बोलने वाला था वो ये थी, मान लो एक सेंटेंस है, आई बॉट अ हाउस, आई बॉट अ हाउस, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, और ये हाउस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब ये आर्टिकल की पोजीशन क्या है? इस आर्टिकल की पोजीशन आपकी नाउन से पहले, आई एंड द आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं। अब सोचो मैं इस सेंटेंस के अंदर एक और वर्ड ऐड कर दूं, मैं इसमें क्या ऐड कर दूं? आई बॉट अ बिग हाउस, आई बॉट अ बिग हाउस, मैंने एक बड़ा घर खरीदा था। ये हाउस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और बिग क्या हो गया? क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव हो गया। अब भी आर्टिकल की पोजीशन क्या है? यहीं कहीं है। अब एक चीज समझो, आर्टिकल आया किसके लिए? इस बिग के लिए कि हाउस के लिए? आर्टिकल आता तो नाउन के लिए ही। अरे हाँ कि ना? तो समझना कि आर्टिकल की पोजीशन आगे शिफ्ट हो गई। अगर एडजेक्टिव आ जाए किसी नाउन से पहले तो आर्टिकल उससे पहले शिफ्ट हो जाता है। अब एक काम करें, एक और वर्ड लगा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ वेरी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई बॉट अ वेरी बिग हाउस, ठीक है। अब ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ये बिग क्या बन गया? एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या था? इसका नाउन था भाई, हाउस का, ठीक है। और ये वेरी क्या बन गया? ये बन गया आपका एडवर्ब। अब देखना जरा, अब आर्टिकल कहाँ है? एडवर्ब से पहले चला गया। समझना, अगर ये एडवर्ब और ये एडजेक्टिव ना लगे होते तब आर्टिकल कहाँ आता? नाउन से पहले। अगर एडजेक्टिव आ जाए तो फिर एडजेक्टिव से पहले शिफ्ट हो जाएगा। अगर एडवर्ब भी आ जाए तो एडवर्ब से पहले शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन क्या अब ये वेरी के लिए आने लग गया? आएगा ये हाउस के लिए, आएगा ये नाउन के लिए। ये आर्टिकल आगे शिफ्ट जरूर हो सकता है लेकिन आएगा किसके लिए? नाउन के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? ये जनरल पोजीशन है, ठीक है। बाद में पढ़ाऊंगा कई बार क्या होता है कि एडवर्ब इससे पहले भी आ जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव कई बार आर्टिकल से पहले भी आ जाता है, ठीक। मतलब हाँ सही कह रहा हूँ, एडजेक्टिव कई बार आर्टिकल से पहले भी आ जाता है। एक तो आपने बहुत बार देखी है, इसमें लिखा है कहीं ऑल द तो अपना काफी बार आ भी चुका है। ऑल द बॉयज, ऑल एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है और बॉयज नाउन है। तो कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि एडजेक्टिव पहले और आर्टिकल बाद में, लेकिन जो सबसे जनरल पोजीशन है, सबसे जनरल मैक्सिमम सेंटेंसेस में जो फॉलो होती है वो ये होती है, सबसे पहले एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। अगर किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव आएगा तो जनरल पोजीशन क्या है? उससे पहले, और इसके लिए एडवर्ब आएगा तो उससे पहले। पहले एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। ये है जनरल पोजीशन। मैं फिर बता रहा हूँ, एक पत्थर की लकीर नहीं है, खूब खूब हैं इसके वोलेशंस, ठीक है, लेकिन ये जनरल पोजीशन है। अगर नाउन आया तो उससे पहले एडजेक्टिव, अगर इसके लिए कोई एडवर्ब लगानी तो वो उससे पहले, और आर्टिकल जो है वो खिसकता चलेगा। अकेला नाउन हो गया तो यहाँ, नाउन प्लस एडजेक्टिव हो गया तो यहाँ, एडवर्ब भी हो गया तो फिर यहाँ। क्लियर है? अब आ जाओ लौट के अपनी उसी बात पे। ये ड्यू क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ड्यू माने बकाया, ये रेंट माने किराया, ये नाउन हो गया, ठीक है। अब ये द आर्टिकल है, ये आएगा किसके लिए? रेंट के लिए आएगा। भले ही एडजेक्टिव से पहले आ गया लेकिन आया रेंट के लिए। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, ठीक है। टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। यू क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये व्हेन क्या हो गई? आपकी कंजंक्शन हो गई। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। केम क्या हो गया? वर्ब हो गया। टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। दिल्ली क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है इतनी कहानी? क्या देख लिया हमने? आई सब्जेक्ट है, पेड वर्ब है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव की जगह पे है तो ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा। ड्यू बकाया एडजेक्टिव हो गया, रेंट नाउन हो गया,
टू प्रीपोजिशन हो गया, यू इसका ऑब्जेक्ट हो गया, व्हेन कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट नंबर 2, केम वर्ब नंबर 2, टू प्रीपोजिशन और डेली इसका ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब समझना कहना क्या चाह रहा हूं। आई पेड माई सेल्फ द ड्यू रेंट। अब एक चीज सोचो कि अगर इसको आपने ऑब्जेक्ट बना लिया तो फिर इस नाउन से हम काम क्या कराएंगे? इस नाउन से हम काम क्या कराएंगे? सब्जेक्ट आ चुका, ऑब्जेक्ट भी मान लिया आपने, प्रीपोजिशन कोई है नहीं कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह दूं, लिंकिंग वर्ब है नहीं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह दूं, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं, माई सेल्फ और रेंट एक ही होंगे क्या? तो इन बातों से मुझे पता चल गया कि भाई इस नाउन का तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं हुआ है सेंटेंस में, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब एक चीज समझो, क्या पे करोगे? रेंट पे करना ज्यादा लॉजिकल बात है कि खुद को पे करना? खुद को कैसे पे किया जाता है यार? खुद को पे कर सकते हो क्या? किराया देना है, खुद को पे कर दिया मैंने, खुद को कैसे पे होगा? एक जेब से निकाला और दूसरी जेब में डाल लिया। क्या कभी खुद को पे किया जा सकता है क्या? तो बात ही पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? इसका मतलब यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गलत है। आई पेड माई सेल्फ, इसका मतलब यहाँ ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ये तो कह सकते हो मैंने खुद दिया था। मान लो तुम्हारे मकान मालिक है, ठीक है, तुम उनके यहाँ रहते थे, तो हुआ क्या भी, तुमने वो मकान छोड़ दिया। होता है ना ये मकान मालिक लास्ट में सिक्योरिटी वगैरह के लिए कच कच करते हैं कई बार। तो हुआ क्या भाई, उस चक्कर में तुम्हारी थोड़ी सी उससे बहसा बहसी हो गई, तुम सिक्योरिटी वापस मांग रहे थे तो वो दे नहीं रहा था, या तुमने कोई दीवार पे स्क्रैच वगैरह मार रखे थे तो उसने काट ली सिक्योरिटी, जो भी बहसा बहसी हो गई। अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि तुम्हें उस एरिया में दोबारा जाना पड़ गया, तो तुम उनके पड़ोस में रूम लेने चले गए। ठीक, उस एरिया में दोबारा जाना पड़ गया, उस घर में तो जा नहीं सकते, पड़ोस में ले रहे हो। अब पड़ोस में भी वो जो लैंडलॉर्ड तुम्हारा था वो आके उस आदमी को कह रहा भाई इसको रूम मत देना, तो बेकार आदमी है, रेंट नहीं देता और ये वो। फिर तुम क्या करे? अबे कैसी बात करे अंकल जी, मैंने खुद दिया था आपका बकाया रेंट, मैंने खुद दिया था आपका बकाया रेंट। कब? जब मैं दिल्ली आया था। मैंने खुद दिया था आपका बकाया रेंट जब मैं दिल्ली आया था। समझ में आया? एम्फोसिस डाल सकते हो, कैसे कह सकते हो मैंने खुद को पे किया था, मैंने खुद को पे किया था, ये बात पॉसिबल है। तो समझना यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव की नहीं, यहाँ पे हमें एम्फेटिक की ज़रूरत है। फिर से समझ लो, अगर आप इसको मान लो हटा ही दो, अगर आप इसको हटा ही दो तब ये ग्रामेटिकली सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई पेड द ड्यू रेंट टू यू व्हेन आई केम टू दिल्ली, मैंने तुम्हें बकाया रेंट दिया था जब मैं दिल्ली आया था। लेकिन एक चीज़ समझो, अगर एग्जामिनर ने सवाल पूछा तो तुमसे क्या पूछने के लिए पूछा है कि क्या भाई तुझे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का दोनों का डिफरेंस और दोनों की पोजीशन आती है क्या? तो इसको कहाँ पुट कर देंगे? इसको यहाँ पुट कर देंगे। आई माई सेल्फ पेड द ड्यू रेंट टू यू, आई माई सेल्फ पेड द ड्यू रेंट टू यू। समझ में आ गई इतनी बात? चलो जी, अब इस सेंटेंस पे आ जाओ। शी सब्जेक्ट हो गया। अब देखना भाई ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा अब, ठीक है। ये वाला जो है ना, जैसे ही आपने उसको रिफ्लेक्सिव की पोजीशन से हटाया, एम्फेटिक बना दिया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये प्रोनाउन दोनों साथ में क्यों आ पा रहे हैं? समझ में आ गया ना? ये एडजेक्टिव की तरह से काम करने लग जाएगा, इसलिए साथ में आ पा रहे हैं। शी सब्जेक्ट है, ये हरसेल्फ वर्ब से पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एम्फेटिक की पोजीशन पे है, एम्फेटिक प्रोनाउन। किल्ड वर्ब है, ये हरसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव की पोजीशन पे, वर्ब से बाद है, तो रिफ्लेक्सिव यानी ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद मैंने लगा दी एंड कंजंक्शन। अगर ये कंजंक्शन है, अगर ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन से मैंने एक ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, कंजंक्शन से मैंने एक ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, तो दूसरा जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो भी ऑब्जेक्ट ही बनेगा। वो सेंटेंस याद है, राम एंड श्याम आर प्लेइंग, राम सब्जेक्ट है तो श्याम भी सब्जेक्ट ही होगा। अगर कंजंक्शन से एंड कंजंक्शन से दो चीज़ें जोड़ रखी हैं, अगर एक सब्जेक्ट है तो दूसरा भी सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट है तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये चिल्ड्रन क्या बन गया? ये भी ऑब्जेक्ट बन गया। और ये हर क्या बन गया? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। एक बार फिर से सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लो। शी हरसेल्फ किल्ड हरसेल्फ एंड हर चिल्ड्रन। शी सब्जेक्ट है, हरसेल्फ एम्फेटिक है क्योंकि वर्ब से पहले है, ये किल्ड के बाद है तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये ऑब्जेक्ट है। एंड कंजंक्शन है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा, चिल्ड्रन भी ऑब्जेक्ट है। यानी एक्शन की डूअर होगी शी और एक्शन के रिसीवर है हरसेल्फ और चिल्ड्रन। सेंटेंस सही की गलत? बोलो, सही की गलत? ये सेंटेंस भी सही है, ये भी नो एरर है। होता क्या है, हरसेल्फ दो बार देख के ना बच्चे को लगता है अटपटा, वो टिकाएगा एरर। लेकिन एक बात बताओ, इस सेंटेंस का मीनिंग पता क्या है? उसने खुद मारा था खुद को और अपने बच्चों को, उसने खुद मारा था खुद को और अपने बच्चों को। सेंटेंस एकदम सही है। क्या में इसमें मीनिंग में गलती क्या है मुझे बताओ? उसने मारा था, किसको मारा? हरसेल्फ, मारने वाली भी वो और मरने वाली भी वो। मान लो कोई औरत है बेचारी,
पति छोड़ के भाग गया, दारू वारू पीता था सारा दिन, मारता पीटता था, ठीक है, वो छोड़ के चला गया। अब इसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, क्या तो उनको खिलाए क्या पिलाए, बेचारी ज़िंदगी से परेशान थी, जहर लेके आई और अपना खाने में मिला दिया, खुद भी खा गई और बच्चों को खिला दिया। तो पड़ोस वाले क्या करें, पता नहीं किसने किया मर्डर, किसने किया मर्डर, किसने किया मर्डर। सारी तहकीकात हुई तो बाद में पता चला इसने खुद ही मारा था। वो कह रहे हैं नहीं सर कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी। अरे कैसी बात करे, उसने खुद मारा था, उसने खुद मारा था अपने बच्चों को और खुद को। एम्फेटिक भी करना है भी, अरे मारने वाली वो खुद ही थी, उसने खुद मारा था खुद को और अपने बच्चों को। तो इसका मतलब ये वाले का तो काम क्या है, इस बात पर एम्फेस डालना कि ये काम शी ने किया, और इसका काम क्या है, इसका काम ये बताना कि ये काम शी पर ही हुआ। और ये एंड कंजंक्शन में साथ में ये भी चिपक कि मर ये भी रहे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रिसीवर होता है, ये भी रिसीवर है और वो भी रिसीवर है। आया मेरे भाई समझ में? तो ये था एम्फेटिक, छोटा सा इसके अंदर आपका जो लगाऊं और कब इसको ऑब्जेक्ट के बाद लगाऊं, समझना। देखो अगर ऑब्जेक्ट हुआ 3-4 वर्ड का, अगर ऑब्जेक्ट 3-4 वर्ड का, ये ऑल द ट्री छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तब तो ये अपना मीनिंग जो है वो यहाँ भी कन्वे कर देगा और यहाँ भी कन्वे कर देगा। मैं देखो आपको सेंटेंस पढ़ के दिखाता हूँ। वुड कटर ने खुद, वुड कटर ने खुद, अब मैंने इसको यहाँ लगाया, वुड कटर ने खुद काटे थे सारे पेड़, ठीक है। अगर मान लो इसको लास्ट में ले जाओ, वुड कटर ने काटे सारे पेड़ खुद, बहुत अच्छे से पता चल रहा है पेड़ काटने की बात हो रही है और एम्फोसिस डालना चाह रहे हैं कि वुड कटर ने खुद काटे, ठीक है। अब मान लो इसी सेंटेंस में आगे और चीजें जोड़ दूं। वुड कटर ने काटे थे, वुड कटर ने काटे थे, अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको लास्ट में रखूंगा। वुड कटर ने काटे थे सारे पेड़ जो मंत्री जी ने लगाए थे। अब बोलो खुद कर दूं क्या? खुद कर दिया तो मंत्री जी के लगाने में आ जाएगा कि मंत्री जी ने खुद लगाए थे। तो सेंटेंस एम्बिगुअस हो गया कि उसके लिए आया कि इसके लिए आया, समझ रहे हो? तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो उस केस में अगर आपने इसको लास्ट में पटक दिया, ऑब्जेक्ट के बाद पटक दिया, तो इसका तो मीनिंग ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो समझना, जब भी एम्फेटिक प्रोनाउन आए तो उसकी सबसे सेफ पोजीशन होती है वर्ब से पहले। वर्ब से पहले लगा दो, गलत होने का चांस ही नहीं है। और ऑब्जेक्ट के बाद कब सही है? जब ऑब्जेक्ट हो 3-4 वर्ड्स का, जब ये अपना मीनिंग कन्वे कर पा रहा हो। क्लियर होगी इतनी बात? फिर से समझ लो, अगर एक एम्फेटिक प्रोनाउन की पोजीशन पूछूं कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट के बाद। वर्ब से पहले हमेशा सही होती है, ठीक है। अब वो जो चार्ट सा था ना, उसके अंदर जाके एक्सप्लेनेशन चढ़ानी है आपको, क्या वर्ब से पहले तो हमेशा सही है। अब ऑब्जेक्ट के बाद वहां पे लिखवाया था ना, बिफोर द वर्ब एंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट, उसी के साइड पे लिख देना। बिफोर द वर्ब क्या है, उसके ब्रैकेट में लिख देना ऑलवेज करेक्ट। बिफोर द वर्ब के ब्रैकेट में क्या लिखना है? ऑलवेज करेक्ट। और आफ्टर द ऑब्जेक्ट के केस में क्या लिखना? ब्रैकेट में स्मॉल ऑब्जेक्ट। 2-3 वर्ड का ऑब्जेक्ट हो, उससे हमें पता चल जाए कि इसका मीनिंग लॉस्ट नहीं हो रहा, तो आफ्टर द ऑब्जेक्ट भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात बतानी क्यों पड़ती है, समझना। होगा क्या, मान लो ये हिमसेल्फ यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ आया, और अगर मैंने आपको ये बात ना बताई होती कि इसकी पोजीशन ये भी और वो भी दोनों सही होती हैं, बच्चे पता क्या कहते हैं, सर जब इसकी पोजीशन जो मेन वर्ड से पहले हमेशा ही सही होती है तो फिर यहाँ पे इसको लगाना हमें बता क्यों रहे हो? इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाई कि अगर ये पोजीशन यहाँ पे लगी हुई आ गई, तुमने देख लिया कि वुड कटर ने काटा, काटते हैं पेड़, डू और रिसीवर अलग अलग हैं, तो ये एम्फेटिक है। तुम कहोगे एम्फेटिक तो मेन वर्ड से पहले आता है, तुम एरर कराओगे, जबकि वो था एकदम सही, क्योंकि एम्फेटिक की पोजीशन कहाँ है? मेन वर्ड से पहले भी और ऑब्जेक्ट के बाद भी। इसलिए आपको बता दिया कि दोनों ही पोजीशन सही होती हैं। अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे आप मेन वर्ड से पहले लिख दो, चाहे आप ऑब्जेक्ट के बाद लिख दो। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, उसके आगे कोई क्लोज व्लोज और लगा दिए जाएं, उस केस में प्रेफर किया करो कि इसको मेन वर्ब से पहले ही लिखें। रीज़न समझ में आ गया? क्योंकि उस केस में अगर बाद में पटक दिया तो इसका मीनिंग कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसका मीनिंग लॉस्ट हो सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये था एम्फेटिक, और मुझे लगता नहीं इसके अंदर कुछ और बताने को है। फिर से शॉर्ट में सीधी बात ये है, वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी आ सकता है जब कोई और नाउन या प्रोनाउन ना हो जो इसका ऑब्जेक्ट बन सकता हो। अगर और कोई नाउन या प्रोनाउन है जो इसका ज़्यादा लॉजिकल ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटाओ, उसको एम्फेटिक की पोजीशन पे ले जाओ। यहाँ पे और कोई नाउन प्रोनाउन नहीं था, इसलिए यहाँ पे एम्फेटिक सही है। यहाँ पे ये ड्यू रेंट के बाद ये रेंट नाउन है जो कि पे वर्ब का ज़्यादा लॉजिकल ऑब्जेक्ट है, इसको बनाओ एम्फेटिक। अब यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एम्फेटिक भी आ सकता है एक। ये आपको इसलिए बताया कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों एक साथ आ सकते हैं, दोनों के अपने अलग अलग काम हैं, दोनों की अपनी अलग अलग पोजीशन है, तो साथ में आने में दिक्कत क्या है?
ये वाला रिफ्लेक्सिव है, इसका काम है ये बताना कि मारने वाली भी शी और मरने वाली भी शी। ये एम्फेटिक है, इसका काम है ये बताना कि उसने खुद मारा। तो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव साथ में आ सकते हैं, दोनों स्पेलिंग ये इनको अटपटा देख के क्रॉस मत कर देना। इतनी बात होगी क्लियर, इसको नोट कर लो, फिर मिलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट के साथ। आ जाओ प्रोनाउन के नेक्स्ट टाइप डिस्ट्रीब्यूटिव को देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव का डिफरेंस पढ़ाया था, याद है वो दिस दैट दीज दोज प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों हो सकते हैं, कैसे पहचानेंगे, ईच ईदर नीदर प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों हो सकते हैं, कैसे पहचानेंगे, बेसिक में हुई थी अपनी वो बातें, वहाँ पे मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ाया था। वैसे तो कॉन्सेप्ट वहाँ पढ़ा ही दिया था, लेकिन मैंने वहाँ एक बात बोली थी कि जिस बच्चे को अभी नहीं समझ में आया लोड मत लेना, यही चीज़ प्रोनाउन में बहुत डिटेल में दोबारा आएगी, तो आज उसको दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट वही है, सुनो एक बार ध्यान से फिर से। मैंने उसके अंदर आपको क्या बता, देखो ये सेंटेंस है एक, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। बेसिकली इसके थ्रू हम इस रूल को समझने की कोशिश करेंगे। आप जब बुक खोलेंगे, कोई भी किताब खोलोगे तो आपको ये रूल मिलेगा, ईच आए, ईदर आए, नीदर आए, उसके बाद जब ऑफ आए तो नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, और कोई प्रोनाउन एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, आज अपन इन सब के थ्रू जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटर का, उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रूल बना क्यों है, क्या कारण है इस रूल का। ठीक है, उसको समझने के लिए सेंटेंस हो गया पूरा। अब अपन एक काम करते हैं, मुझे बस इतना बता दो, ये काम करते पहले ब्रेक करते हैं। ठीक है, इसको ब्रेक कर लो। सबमिट, सबमिटेड, सबमिटेड वर्ब हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, क्लास इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इसको क्वालिफाई करने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, स्टूडेंट्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, सबमिटेड व्हाट असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का, ये देयर इस प्रीपोजिशन बनाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। देख लो एक बार दोबारा, ऑफ प्रीपोजिशन, स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रीपोजिशन, क्लास इसका ऑब्जेक्ट, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सबमिटेड मेन वर्ब है, असाइनमेंट ऑब्जेक्ट और देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ तक कहानी आई समझ में। अब मुझे बताओ क्या कोई ऐसी वर्ब हो सकती है क्या जिसका सब्जेक्ट ना हो? ऑब्वियसली होगा। अब ये असाइनमेंट तो ऑब्जेक्ट है क्योंकि सबमिट क्या किया गया, असाइनमेंट सबमिट किया गया। वॉइस एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में रिसीवर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस में डूअर वो होगा जो सब्जेक्ट होगा। सबमिट करने का डूअर कौन है, क्लास ने सबमिट किया गया? नहीं भाई, ये स्टूडेंट्स ने सबमिट किया, तो स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया क्या? दिक्कत सर ये है, दिक्कत ये है कि तो स्टूडेंट तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक चीज समझना है, ईच क्या है, प्रोनाउन है। ईच क्या है, प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन है तो किसी ना किसी नाउन की जगह पे आएगा। बोलो जी किस नाउन की जगह पे आ रहा है? ये आ रहा है जी इस नाउन की जगह पे। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? बेसिकली ये रेफर किसको कर रहा है, ये रेफर कर रहा है स्टूडेंट्स को। इतनी बात आपके आ गई समझ में? तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे बच्चे से जब मैं पूछता हूँ ना सर, फटाक से बच्चा डाउट कर लेता है कि सर आपने बताया था एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होगा जो डूअर होगा, और डूअर कौन है, इस काम को किया किसने, स्टूडेंट्स ने किया है। ठीक है, तो फिर आखिर ये ईच कैसे सब्जेक्ट हो गया? मेरे को एक बार बता दे, ईच का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो किसी नाउन की जगह पे आएगा, और वो नाउन कौन है, वो स्टूडेंट्स ही तो हैं। तो इसका मतलब भी स्टूडेंट्स ही है। क्लियर हो गया? इसलिए ये सब्जेक्ट बन रहा है। लो जी ये सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, इसका प्रोनाउन हो गया। अब एक एक करके सारी कहानियां समझ लेते हैं। मुझे ये बता दो कि अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स की जगह ऑल द स्टूडेंट्स, ऐसे लिखा होता ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स, तो बोलो सही होता कि गलत? तो भी सही हो जाता। तो फिर आखिर उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? और उसमें और इसमें सिर्फ फ़र्क है एम्फेसिस का, मीनिंग का कोई डिफरेंस नहीं है, खाली दबाव का, खाली एम्फेसिस का फ़र्क है। मान लो एक क्लास है, उसके हर बच्चे ने असाइनमेंट पूरा कर दिया, वो क्लास हर बार ही असाइनमेंट पूरा करके आती थी, कोई खास बात नहीं है। ऑल द स्टूडेंट सब ने असाइनमेंट पूरा कर दिया। लेकिन अगर मान लो कि इतनी निकम्मी क्लास है, कभी असाइनमेंट करके नहीं आती, आज कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि वो असाइनमेंट करके आ जाए, आज कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि वो असाइनमेंट करके आ जाए। ठीक है, अब हमारी ना एक मैडम थी, ठीक है, सोशल साइंस पढ़ाती थी वो, मैं मतलब 10th क्लास में नई आई थी वो, हम भी 10th क्लास में नए नए जवान हुए थे। ठीक है, तो बाकी सारी मैडमें तो सब एजेड सी थी। तो उसकी क्लास में क्या होता था ना, जैसे आपने देखा होगा जब अपन स्कूल में थे तो क्लास में जैसी टीचर की एंट्री होती है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, सारे इकट्ठे बोलते हैं खड़े होके, है ना। तो बाकी क्लासों में क्या चलता था, गुड मॉर्निंग मैम। उसकी क्लास में क्या चलता था, जैसी बात थी गुड मॉर्निंग मैम, लंबा हो जाता था मैम। और भाई सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ,
एक बार क्या हुआ, मेरे साथ ना एक लड़का बैठा था, गगन नाम था उसका, ठीक है, गगन शर्मा, जो हिसार का लड़का था, सही दोस्ती थी हमारी। तो वो मैडम आई, और उस दिन वो मैडम आ गई भाई काली साड़ी पहन के, काली बैकलेस साड़ी। आज तक वो दिन मुझे बहुत बढ़िया से याद है। काली बैकलेस साड़ी में मैडम आ चुकी हैं, और वही हुआ उस दिन भी, गुड मॉर्निंग मैम। वो मैम तो हुआ ही हुआ, सारी क्लास बैठ गई और गगन खड़ा ही रह गया। सारी क्लास बैठ चुकी है, गगन अभी खड़ा ही, गगन को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। भाई उसका हाथ पड़े खींचा, ठीक, तब जाके उसको बिठाया। तो समझना, कई बार ना कि ऐसी मैडम आ जाती हैं जिसके चलते सबकी अटेंडेंस भी पूरी हो जाती है और असाइनमेंट भी पूरे होने लग जाते हैं। अब मैं तुम्हें असाइनमेंट दे रहा हूँ, तुम करके नहीं आ रहे हो, अब मैडम ने असाइनमेंट दे दिया तो तुम सारे के सारे करके आ गए। तो मैडम क्या करिए, एक एक बच्चे ने, सर आप कैसी बातें करते हो, आप तो पढ़ाते नहीं हो कुछ। मैं पढ़ाती हूँ बढ़िया। क्लास के एक एक बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, सिंगल एक भी बच्चा नहीं था जिसने असाइनमेंट सबमिट ना किया। अगर आपको इस बात पर हाईलाइट डालना है कि ये जो बात हो रही है इसमें एक एक इंडिविजुअल, इस ग्रुप का एक एक एलिमेंट इंक्लूडेड है, कोई भी ऐसा नहीं है जो ना हो, तब फिर ऐसा लिखो। इस वर्ड को क्यों लिखा है, इस वर्ड को इसलिए लिखा है ताकि दबाव डाला जा सके, ताकि एम्फोसिस डाला जा सके। इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये एम्फोसिस डालता कैसे है, उसकी एक एक करके बात करके, उसकी डिस्ट्रीब्यूट करके बात करके। इतनी बात आ गई समझ में। तो बेसिकली क्या हो रहा है, देखो ये किस वर्ब का सब्जेक्ट है, ये ईच इस वर्ब का सब्जेक्ट है, हाँ कि ना। अगर ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है और इसको क्यों बनाया गया है, इसको एम्फोसिस डाल के बनाया, एम्फोसिस डालने के लिए लिखा गया है, ठीक है। और ये एम्फोसिस डालता कैसे, एक एक करके बात करके, सिंगुलर करके बात करके। अब एक बार बताओ, ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, तो इसका मतलब ये वाला नाउन तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाया करेगा। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बना करेंगे, ये वर्ड ईच, इधर नीदर। और ये किस नेचर के वर्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के वर्ड है, एक एक करके बात करते हैं, तो हाँ के ना। तो इसका मतलब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ईच इधर नीदर के अकॉर्डिंग, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव है, सिंगुलर करके बात करेंगे। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी कि नहीं आएगी। समझ में आई बात। और जब बात ही एक एक करके हो रही है, सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो गया, तो ये जो बच्चा है जिसकी एक एक करके बात हो रही है, रोहन है, सोहन है, मोहन है, कोई भी है, ये असाइनमेंट किसका सबमिट करेगा, खुद का कि पूरी क्लास का, खुद का ही करेगा, तो ये भी सिंगुलर हो जाएगा। इसको भी आपको हिस करना पड़ेगा। समझ में आया। अब है क्या चीज़ ना, अब ये स्टूडेंट्स बच्चे कहते हैं सर ये गर्ल्स भी तो हो सकती हैं, तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता ना, हिज और हर, तो उससे बढ़िया तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। हिज और हर असाइनमेंट लिखा तो उससे बढ़िया तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं है आपके ऑप्शन में, तो फिर आप यहाँ पे हिज को लिख लिया करो, क्योंकि अगर आपको पता नहीं हो, देखो इसको थोड़ा सा कहाँ लिख दूँ मैं, समझ में आया। अगर ये ऑप्शन आए तो ये बेस्ट है, वरना फिर हिज को चूज करो। ऐसा आगे से कभी भी ये नोटेशन आए ना तो समझ जाना कि डबल टिक का मतलब है ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन प्रेफर इसको करना है। क्लियर है इतनी कहानी। अगर कभी भी आपको किसी चीज़ का जेंडर ना पता हो, उसके लिए कोई यहाँ पे एडजेक्टिव वगैरह लगाने पड़ जाए, तो फिर मस्कुलिन जेंडर को प्रेफर किया करो, मस्कुलिन के अकॉर्डिंग लगाया करो, यानी मेल के अकॉर्डिंग लगाया करो, ठीक है। चलो जी, अब ये कन्वेंशन है यार, ठीक है। लड़कियां वड़कियां जो भी हैं अपने बैच में ऑनलाइन कोर्स जिन्होंने ले रखा, बुरा मत मान जाना इस बात का, स्वर्गीय का बात हुई, मस्कुलिन को क्यों प्रेफर कर रहे हैं। तुम्हें भी बहुत फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है। तुम वो टिकट वाली जो लाइन होती है, हम इतनी लंबी लाइन में खड़े हैं, तुम पर्दे नहीं सी जाके टिकट लेकर निकल लेती हो, तब तो धनु ने पूछा कि यहाँ पे लड़कियाँ पहले क्यों, तो समझना यहाँ पे हमने फ़ायदा ले रखा है, यहाँ पे मस्कुलिन जेंडर आओगा, ठीक। चलो आ जाओ, आओगा निकल गया, हरियाणवी टोन बाहर आने लग गई, रात के बज गए 3:30, ठीक है। अब सो जाना चाहिए, तो जल्दी से इसको निपटाते हैं, आज की क्लास यहाँ ख़त्म करेंगे। आ जाओ। तो ऑल द स्टूडेंट्स, क्या बात कर रहा था मैं, हाँ। अब ये तो हमें पता चल गया कि वर्ब सिंगुलर क्यों आती है, हमें ये भी पता चल गया कि प्रोनाउन एडजेक्टिव सिंगुलर क्यों आते हैं, क्योंकि आपका बेसिकली सब्जेक्ट ही सिंगुलर है। ये सारे जो हैं एक एक करके बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके बात करते हैं, इन्होंने सब्जेक्ट बनना है, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन एडजेक्टिव भी सिंगुलर। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब बात करते हैं कि नाउन प्लूरल क्यों आता है। ये आता है इस ऑफ प्रेपोजिशन के फंक्शन की वजह से। ये जो प्रेपोजिशन है ऑफ, ये बेसिकली इंग्लिश में क्या काम करती है, यहाँ लिख देते हैं। ऑफ प्रेपोजिशन इंग्लिश ग्रामर में काम क्या करती है, एक तो ये काम करती है सिलेक्शन को दिखाने का, ठीक है, या फिर ये दूसरा काम क्या कर सकती है, पोजीशन को दिखाने का। ये दो काम कर सकती है, सिलेक्शन माने छांटना, पोजीशन माने अधिकार बनाना। ये दो कामों के लिए ऑफ प्रेपोजिशन का यूज होता है, ठीक है जी। अब समझना इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है।
इस क्लास के बच्चों में से हर एक बच्चे ने, ये कहना चाह रहे हो, इस क्लास के बच्चों में से हर एक बच्चों ने। तो ये जो क्लास है ना, क्लास, इसका पोजीशन बनाया कि नहीं बनाया स्टूडेंट्स पे? कौन से स्टूडेंट? इस क्लास के स्टूडेंट्स। कौन से स्टूडेंट्स? इस क्लास के स्टूडेंट्स। तो भाई ये तो पोजीशन बना रहा है। ये वाली ऑफ प्रिपोजिशन क्या कर रही है? ये काम करी पोजीशन बनाने का। ठीक है, अब हर एक बच्चा किस में से? स्टूडेंट्स में से। हर एक बच्चा किस में से? सब स्टूडेंट्स में से। तो ये वाली जो प्रिपोजिशन है काम करी सिलेक्शन का, इसका काम है छांटना। क्लियर हो गई इतनी बात? अब एक छोटी सी चीज समझना। मान लो मैं आपको कह दूं भी भाई एक काम कर, दुकान पे जा और सारी शर्टें देख ले, जो तुझे पसंद आए उनमें से कोई भी अच्छी सी एक छांट लियो। ठीक है, जो तुझे पसंद आए वो छांट के लिया। तुम गए दुकान पे, ठीक है। अब मान लो दुकान वाले के पास 10 शर्ट है, तो उसमें सबसे बढ़िया छांट लोगे, हो जाएगा। 5 में से, 3 में से, 2 भी होंगी तो भी छांट लोगे कि नहीं? 2 होंगी, दोनों में से ये बढ़िया लग रही है, छांट लाता हूँ। अगर दुकान वाले के पास तुम्हारे साइज की शर्ट ही एक हुई, अब क्या करोगे? छांट तो नहीं पाओगे, अब तो मजबूरी होगी, वही लेके आनी पड़ेगी। अरे हाँ कि ना? तो समझना, जब भी छांटने की प्रक्रिया करी जाती है, जब भी छांटने का प्रोसेस होता है, तो जिस चीज़ में से छांटा जाता है उसकी मिनिमम संख्या 2 तो होनी चाहिए, वरना छांट कैसे पाओगे? तो अगर उसकी संख्या मिनिमम 2 होनी चाहिए, इसका मतलब प्लूरल होना चाहिए। 2 को प्लूरल बोलते हैं। 2 भी होगा, मिनिमम से मिनिमम 2 तो होगा ही होगा, उसको भी प्लूरल बोलते हैं। तो यहाँ पे वो प्रिपोजिशन काम कर रही है सिलेक्शन का काम कर रही है। तो ये वाले में से छांटा जा रहा है, तो ये वाला जो नाउन है हमेशा प्लूरल में आएगा, हाँ के ना? यहाँ स्टूडेंट लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? अब काफ़ी बच्चे ना यूट्यूब वगैरह पे जैसे कमेंट करते हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट टीचर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर, एक किन में से? बेस्ट टीचर्स में से। समझ में आया? या तो बेस्ट टीचर ही हो जाएगा, वो इकलौता एक ही हो जाएगा, ही इज द बेस्ट टीचर। लेकिन अगर मान लो काफियों में से छांट रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट टीचर नहीं, फिर वहां पे टीचर से लिखा करो। क्लियर हो गया? मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे यूट्यूब के नीचे जाके कमेंट करो, किसी के भी कमेंट करते हो जिसके भी जाके, तो वहां पे वन ऑफ द बेस्ट टीचर से लिखा करो, ना कि टीचर। और कम से कम मेरा कोर्स लेने के बाद तो ये चीज़ गलत मत लिखना भाई, ठीक है। अब इतनी बात आई समझ में? तो नाउन प्लूरल क्या होता है ये समझ में आ गया? अब एक छोटी सी बात समझना, और प्रिपोजिशन के बाद नाउन प्लूरल आता है, तो यहाँ प्लूरल क्यों नहीं आया? क्लासेस क्यों नहीं लिखा है? क्लास ही क्यों लिखा? क्योंकि ये प्लूरल कब आएगा? जब ये काम करिए सिलेक्शन का। इसलिए कह रहा हूँ, रूल वूल रट्टे वट्टे आपके कोई काम नहीं आएंगे, काम आएंगे कॉन्सेप्ट, काम आएंगे लॉजिक। ये जब सिलेक्शन का काम कर रही हो, जब इसमें से छट रहा है, तब तक प्लूरल आएगा। लेकिन अगर ये पोजीशन बनाने का काम कर रही हो, तो मुझे बताओ, किसी चीज़ पर अधिकार जो होता है वो सिंगुलर का भी हो सकता है, प्लूरल का भी हो सकता है। मान लो कि कोई गाड़ी है, वो मेरी अकेले भी हो सकती है, मेरी अकेले की भी हो सकती है, माई कार, और वो मेरी और मेरे भाई दोनों की भी हो सकती है, हाँ के ना? माई एंड माई ब्रदर्स कार। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर कोई चीज़ के ऊपर पोजेशन एक से ज़्यादा का हो सकता है, तो फिर जब इसको यहाँ पे पॉजेसिव केस में लिख रहे हो, तो यहाँ पे सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। अगर एक क्लास के बच्चों की बात करनी, तो लिखेंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। लेकिन मान लो वही वाली मैडम वो 4 सेक्शनों को पढ़ाती है, 4 क्लासों को पढ़ाती है, और चारों क्लासों के हर एक बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, तो फिर क्या लिखना पड़ जाएगा? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दीज क्लासेस। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? वहां पे दीज क्लासेस भी सही हो जाएगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं दीज क्लासेस, तो ये भी सही और ये भी सही। जो आप मीनिंग कहना चाहोगे वो लिख दोगे, ठीक है। एक चीज और समझना, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे एक ही वर्ड सही है। यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स ही सही है क्या? अगर यहाँ पे ईच ऑफ द मेंबर्स लिख दूं तो गलत हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज लिख दूं तो गलत हो जाएगा, ईच ऑफ द गर्ल्स लिख दूं तो गलत हो जाएगा। भाई सारे ठीक हैं, जो आप मीनिंग कहना चाहोगे वो कहोगे, ठीक है। जो आप मीनिंग कहना चाहोगे वो कहोगे। और रही बात अगर एरर की, तो जो गलत होगा उसको सही करेंगे ना, ये तो सही है। अब इसको काट के ये कर देंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है। एक क्लास के सारे बच्चों में से एक एक की बात भी हो सकती है, और बहुत सारी क्लासों के सारे बच्चों में से भी एक एक की बात हो सकती है। तो ये तो आप पे डिपेंड है ना, कितनी क्लास के बच्चे आप कहना चाह रहे हो। तो यहाँ पे दीज क्लासेस भी सही है, दिस क्लास भी सही है। यानी जब ये ऑफ प्रीपोजिशन पोजीशन का काम करेगी, तब ये नाउन प्लूरल आए, ये बात जरूरी नहीं है। क्लियर होगी इतनी बात?
चलो जी, मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव का बेसिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव पे कुछ और एग्जांपल्स कर लेंगे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी अपन नेक्स्ट लेक्चर में। वो रीडिंग वीडिंग वाला काम मैं हर रोज क्लास के बाद याद दिला के जाऊँगा आपको उसकी इंपॉर्टेंस। ये सब कुछ वेस्ट है, वेस्ट, अगर आपको सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकालना आता। और मीनिंग कैसे आएगा? रीडिंग करने से। तो उस बात को ध्यान में रखना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। इसको नोट कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में।